गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलिए दोस्तों, हम हैं इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस, जिसमें हमने इंटरनेशनल ट्रेड चैप्टर शुरू किया था और इंटरनेशनल ट्रेड की दोस्तों हम यूनिट नंबर 1 पढ़ रहे थे, यानी कि हम थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में पढ़ रहे थे। ओके दोस्तों, थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड में हमने क्या क्या चीजें देख ली थी, एक बार क्विकली हम उसका रिवीजन कर रहे हैं थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड का, और फिर उसके बाद आज इस यूनिट को हम कंप्लीट करेंगे। थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड में आपको क्या क्या याद आ रहा है? सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था कि आखिर इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है, राइट दोस्तों? उसमें हमने देखा था इंटरनेशनल ट्रेड इज द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एज वेल एज रिसोर्सेज बिटवीन कंट्रीज। ओके, फिर हमने देखा था कि ये सिंपल होता है या कॉम्प्लेक्स होता है? कॉम्प्लेक्स होता है, राइट? और इसमें ग्रेटर कॉम्प्लेक्सिटी होती है बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस, राइट? क्या आपको आज भी वो रीजंस याद है? थोड़े से आप बोलकर बता सकते हो क्या? मल्टीपल करेंसीज, फिर इसके बाद हेटेरोजेनिटी ऑफ कस्टमर्स। हेटेरोजेनिटी का मतलब क्या होता है कि कस्टमर एक जैसे होते, सब अलग अलग होते, राइट? फिर और क्या? यहां पर वो इलेबोरेट डॉक्यूमेंटेशन, है ना? फिर उसके बाद डिफरेंट पॉलिटिकल गवर्नमेंट इंटरवेंशन, और फिर डिफरेंसेस इन पॉलिटिकल सिस्टम्स एंड बिजनेस प्रैक्टिसेस। और बताओ यार, बस ये रिकॉलिंग एबिलिटी तो चाहिए आपको थ्योरी में, और क्या चाहिए, है ना? बताओ, और बताओ, तुम बताओ एक पॉइंट कोई सा। हाँ जी बताओ, रह जाओगे नहीं तो बताना पड़ेगा चलिए, हाँ, और क्या क्या पॉइंट्स बताएंगे दोस्तों? और भी थे शायद पॉइंट्स। क्या इसमें कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट भी ज्यादा लगती है क्या? हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट बिकॉज ऑफ हाई ट्रांसपोर्टेशन, शिपिंग कॉस्ट एंड सो ऑन, राइट? और फिर जो पॉलिसीज रहती है वो स्टेबल रहती है या अनस्टेबल पॉलिसीज रहती है? अनस्टेबल या लैक ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी, राइट? ये वो सारे रीजंस थे जिसकी वजह से जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, राइट? ये सारे हमने रीजंस यहां पर देखे थे। एक्सचेंज रेट रिस्क, और हाँ, फिर इसके बाद दोस्तों हमने देखा था कि इंटरनेशनल ट्रेड से बेनिफिट भी हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है, और बेनिफिट्स में हमने बहुत सारे पॉइंट्स देखे थे, राइट? बताएंगे दोस्तों। इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, पॉवर्टी में रिडक्शन होता है, और राइजिंग इनकम्स, लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव होता है। हाँ जी, वो वाइडर मार्केट, एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है, और वो फॉरेन करेंसी हमें मिलती है फॉर इंपोर्टिंग क्रिटिकल आइटम्स। फिर स्पेशलाइजेशन और मैकेनाइजेशन, इनोवेशन, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं। प्राइस स्टेबिलिटी यानी गेनफुली डिस्पोज ऑफ सरप्लस प्रोडक्शन, and you can also import the goods so as to maintain the price stability in terms of natural calamity, in times of natural calamities, ऐसा कुछ था। और बताओ यार, यही तो पॉइंट लगने यार, इसकी तो मार्क्स है। हाँ, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, हार्मोनाइज रिलेशन, और बताओ यार, हार्मनी वाला पॉइंट था। और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हमें मिलते हैं फॉर इंपोर्टिंग क्रिटिकल आइटम्स। इंक्रीज कंपटीशन की वजह से फायदा होता है। इंक्रीज कंपटीशन जब होता है तो एक तो आपकी जो डोमेस्टिक मोनोपोलीज हैं वो क्रिएट नहीं हो पाती, और इंक्रीज कंपटीशन से आपकी एफिशिएंसी इंप्रूव होती है। देखो, आज कंपटीशन नहीं होगी तो कोई बंदा काम नहीं करेगा, देख लो आप सरकारी को, राइट? लेकिन जहां कंपटीशन आती है वहां पर एफिशिएंसीज आपकी बढ़ने लगती है। अच्छा, इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से हमें इकोनॉमीज ऑफ स्केल का भी बेनिफिट मिलेगा, बिकॉज इंस्टेड ऑफ सर्विंग जस्ट द डोमेस्टिक डिमांड यू कैन ऑल्सो एक्सपोर्ट द गुड्स, तो आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल का भी बेनिफिट मिलेगा। हाँ जी, रिड्यूस पॉवर्टी वाला पॉइंट हो गया। बस यही सारे पॉइंट्स थे। हाँ जी, गेनफुल डिस्पोजल ऑफ सरप्लस आउटपुट, ये हो गया पॉइंट। और क्या? ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजिकल नो हाउ, है ना? ये वो सारे पॉइंट्स थे जो आपको याद आने चाहिए। इज दैट क्लियर? प्लीज एक रिक्वेस्ट है कि आप ऐसी चीजें जो लॉजिकली रिकॉल होती है इसके लिए निमोनिक कोड मत बनाने लग जाना। निमोनिक कोड बनाए जाते हैं, वो मैं भी बनवाऊंगा कहीं पर, लेकिन निमोनिक कोड कहां बनवाते हैं? जहां पर याद करना डिफिकल्ट और लॉजिकल कम हो, रट्टाफिकेशन ज्यादा हो। तो इट कम्स लॉजिकली यार कि ये सारे बेनिफिट है, आपने इसको 4 बार पढ़ लिया, इतने में बेनिफिट निकल जाएंगे। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो निमोनिक कोड यहां नहीं बनाते। इज दैट क्लियर? चलो डिसएडवांटेजेस बोलेंगे। क्या है डिसएडवांटेजेस? बोलो। नेगेटिव लेबर मार्केट आउटकम्स, exhaustion of natural, profit driven exhaustion of natural resources, not equally beneficial to all the countries, over dependency especially in times of war। बहुत बढ़िया, गजब पॉइंट बोल रहे। हाँ जी, शॉर्टेज, हाँ
जब आप एक्सेसिव एक्सपोर्ट्स कर देते हो तो फिर शॉर्टेज हो जाता है आपको यहाँ पर, जिसकी वजह से अवेलेबिलिटी कम होती है और प्राइसेस बढ़ने लगती, लीड्स टू हाई इन्फ्लेशन। बहुत बढ़िया पॉइंट बोल रहे हो यार। और क्या? डिक्रीज इन डिमांड ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि फेवर ऑफ फॉरेन गुड्स, ऐसा बोलेंगे उसको, फेवर ऑफ फॉरेन गुड्स, है ना। और क्या पॉइंट है, बोलो यार। हाँ, कंपटीशन फॉर स्मॉलर कंपनीज, यस। और बताओ यार, और क्या पॉइंट है? वो ट्रेड राइवलरी, मतलब वो हार्मोनाइज रिलेशन के चक्कर में उल्टा राइवलरी हो जाए बिकॉज ऑफ सीवियर कंपटीशन। ऐसे ये बज़वर्ड्स आपको याद आने चाहिए। ये बज़वर्ड्स आपने 4 से 5 बार पढ़ लिए, काम हो जाएगा आपको। इसमें कोई ऐसे रटने वाली बात नहीं है, सब लॉजिकली क्लिक होना चाहिए। और बताओ यार, और क्या पॉइंट्स थे? एग्जॉशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज हो गया, हाँ। और वो जेन्युइन इन्वेस्टमेंट्स के अवे, वो था ना एक पॉइंट, वो इन्वेस्टमेंट्स, वो था ना एक पॉइंट, अवे फ्रॉम द जेन्युइन रिक्वायरमेंट ऑफ द कंट्री। हम जो एक्सपोर्ट ड्रिवन इन्वेस्टमेंट्स करते हैं विच इज अवे फ्रॉम द जेन्युइन इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंट्री, से कोई पॉइंट था, याद आ रहा है क्या? है? हाँ जी, डिस्टॉर्ट्स एक्चुअल इन्वेस्टमेंट्स अवे फ्रॉम द जेन्युइन रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंट्री, है ना। ये वो पॉइंट्स थे जो हमें यहां पर लिखने थे। इज दैट क्लियर? बोलो। ओके दोस्तों, ये जब हमने पढ़ ली, इसके बाद हमको एक बात तो समझ में आ गई कि बाबा इंटरनेशनल ट्रेड तो करना तो पड़ेगा, राइट। फिर हमने कहा आखिर इंटरनेशनल ट्रेड की शुरुआत कैसे हुई थी, मतलब लोगों की शुरुआत में क्या सोच थी। तो देखो, इंसान की क्या सोच होगी कि अपना खुद का घर भरे हम, और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दूसरों को फायदा पहुंचाना पड़ेगा। यानी हम कुछ प्रोडक्ट बनाकर एक्सपोर्ट करें और बदले में उनसे कुछ चीजें ले लें, ऐसी चीजें ले लें जो इस दुनिया में रेयर हो। रेयर क्या है? प्रीशियस मेटल्स आर रेयर। तो दोस्तों, जो यूरोप की ग्रेट पावर थी, उन लोगों ने क्या दिमाग लगाया, हमें मैक्सिमाइज करना है एक्सपोर्ट्स और मिनिमाइज करना है इंपोर्ट्स। उनकी क्या सोच थी? छोटी सोच थी, बिकॉज इट इज अ जीरो सम गेम। तो वो एक्सपोर्ट करते थे और इसके बदले में क्या कलेक्ट करते थे? प्रीशियस मेटल्स कलेक्ट करते थे। लेकिन बाद में पता चला कि ये जो थ्योरी है, ये इट हैज मेनी शॉर्टकमिंग्स। क्योंकि क्या ट्रेड में ऐसा होता है क्या कि एक का फायदा एक का नुकसान, या दोनों का फायदा हो सकता है? दोनों का फायदा हो सकता है। दुनिया को पहली बार ये बात किसने बताई थी? मिस्टर एडम स्मिथ ने। कौन सी थ्योरी लेकर आए थे? थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज वो लेकर आए थे, राइट। दोस्तों, थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज में उन्होंने हमें एक डायग्राम समझाया था, और उन्होंने 2x2 का मॉडल लिया, एज्यूमिंग देयर आर 2 कमोडिटीज एंड देयर आर 2 कंट्रीज। ये डेटा याद रख लेना, ठीक है। एक व्हीट है और एक क्लोथ है ना। व्हीट ये लोग 6 बनाते हैं, वो लोग बेचारे 1 ही बना पाते हैं। क्लोथ ये लोग 5 बनाते हैं, वो लोग 4 बनाते हैं। ये 4 बनाते हैं और वो 5 नहीं, तो एब्सोल्यूट एडवांटेज नहीं होगा, राइट। ये 4 और वो 5, ठीक है। यहां पर दोस्तों, ये हमें दे रखा आउटपुट पर आवर। ऑब्वियसली ये 1 घंटे में 1 ही यूनिट व्हीट बनाता है और ये 1 घंटे में 6 बना देता है, तो इसको यहाँ पर एब्सोल्यूट एडवांटेज है। और ये 1 घंटे में 4 ही क्लोथ बनाता है, जबकि कितने बना देता है? 5। तो इसको यहाँ पर एब्सोल्यूट एडवांटेज है। हमने इन दोनों का एक्सचेंज करवा दिया 6:6 में। गेन या लॉस तो आप कैलकुलेट कर ही लेते हो ना, कि इसका इतना गेन आप सी की टर्म्स में कैलकुलेट करना और टाइम की टर्म्स में। यहाँ पर भी गेन सी की टर्म्स में और टाइम। सर, गेन डब्ल्यू की टर्म्स में नहीं कर सकते क्या? हाँ, कर सकते हो, है ना, चलेगा वो, राइट। पर जब अपने को मालूम है कि आईसीआई ने सी में करा, तो अपने भी सी में कर देने का, डब्ल्यू में भी कर सकते हैं, ठीक है, ओके। हाँ जी, अल्टीमेटली जो मिस्टर एडम स्मिथ थे, उन्होंने एक ही इनपुट फैक्टर लिया था, कौन सा? लेबर, है ना। यहां पर ये चीजें ध्यान रखना। उनका जो बेसिस था थ्योरी का, वो क्या था? प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, यानी कि स्पेशलाइजेशन, कि तुम वो काम करो जिसमें तुम अच्छे हो, तुम वो काम करो जिसमें तुम अच्छे हो। दैट इज प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, या फिर हम उसे स्पेशलाइजेशन भी कह सकते हैं। इज दैट क्लियर? ओके। उन्होंने सिर्फ लेबर को ही अपनी कॉस्ट के अंदर इनकॉर्पोरेट किया था, क्योंकि उस जमाने में वैसे भी लेबर का ही मेजर कंपोनेंट हुआ करता था, ठीक है, ओके। दोस्तों, फिर इसके बाद उन्होंने अल्टीमेटली ये ऐसा पूरा एग्जांपल यहाँ पे रन किया, है ना। एक बार आपको थ्योरी पढ़नी, जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाई ना, तो आपको घर पे जाके उसकी एक बार रीडिंग लगा लेनी, बस इतना करना है आपको, ठीक है, ओके। हाँ जी, यहाँ पर ग्लोबल आउटपुट मैक्सिमाइज होता है एंड मोर ऑफ बोथ गुड्स आर अवेलेबल टू द कंज्यूमर्स इन बोथ द कंट्रीज। आउटपुट मैक्सिमाइज होगा और दोनों देश के लोगों को ज्यादा कंज्यूम करने को मिलेगा। ये आपकी मेरी बात हुई थी। लेकिन बाद में इसके अंदर एक चक्कर पड़ गया था कि अगर एक ऐसी कंट्री है जो इसमें भी बेकार है और इसमें भी बेकार है, क्या उसको बोल दे आप आराम करो, हम ही सारा काम कर लेंगे? नहीं, राइट। हमने कहा नहीं, अब हम देखेंगे कंपैरेटिव एडवांटेज, कि हम आपसे एफिशिएंट यहां पर भी और एफिशिएंट यहां पर भी, पर यहां कितना गुना एफिशिएंट, यहां कितना गुना एफिशिएंट है। तो जहां हम ज्यादा गुना एफिशिएंट होंगे वो काम हम करेंगे, जहां आप
कम गुना इनएफिशिएंट है वो काम आप कर ले। इज दैट क्लियर? इसे हम क्या कहते हैं? कंपैरेटिव एडवांटेज। कौन ये थ्योरी लेकर आए थे? डेविड रिकार्डो ये थ्योरी लेकर आए थे, राइट दोस्तों। कंपैरेटिव एडवांटेज का मीनिंग क्या होता है? कंपैरेटिव एडवांटेज मींस डिफरेंसेस बिटवीन नेशंस आर एक्सप्लेन्ड बाय एक्सोजेनस फैक्टर्स which could be due to differences in national characteristics, right? Labor differs in its productivity internationally. Comparative labor productivity advantage was Ricardo's predictor of trade कि क्यों ट्रेड होगा? बिकॉज ऑफ कंपेरेटिव लेबर प्रोडक्टिविटी एडवांटेज। ही टुक द सेम एग्जांपल, लेकिन उन्होंने यहाँ पर 5 की जगह क्या कर दिया? 2 कर दिया, है ना। और उन्होंने प्रूव कर दिया कि आपने ये काम करना चाहिए और आपने ये काम करना चाहिए, राइट। फिर दोस्तों यहाँ पर 2 नेशन 2 कमोडिटी वर्ल्ड था, यही सारी बात हुई थी। ये थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लो। Country A's absolute advantage is greater in wheat, and so country A has a comparative advantage in producing and exporting wheat. Country B has absolute disadvantage, लेकिन country B दोनों में ही है, लेकिन कहां smaller disadvantage है वो काम उसको देंगे। Country B's absolute disadvantage is smaller in cloth, तो cloth बनाने का काम हमने उनको दे दिया, राइट। लेकिन दोस्तों यहां पर दोनों का ही गेन होगा ना। Even if one of them is less efficient, तो भी फायदा तो दोनों का ही होगा ना। One of the countries less efficient in wheat as well as in cloth, but still international trade is resulting into gain for both the countries, right? लेकिन बाद में दुनिया वालों ने मिस्टर डेविड रिकार्डो की टांग खींची कि आपने तो सिर्फ लेबर लिया है, दूसरे भी तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, उसका क्या, राइट? तो फिर दोस्तों उनको आकर किसने बचाया था? हार्बलर ने इनको बचाया था, राइट। और उन्होंने बोला था अपन एक काम करते, अपन पारावर नहीं चलते, अपन तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की टर्म्स में चलते हैं कि अगर हम 6 वीट बना पा रहे हैं और हम 4 क्लोथ बना पा रहे हैं, यानी कि 1 यूनिट ऑफ वीट को बनाने के लिए 2/3 क्लोथ को सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, तो यह हमारा अपॉर्चुनिटी लॉस कितना हो गया? 2/3। वो सामने वाली कंट्री जब 1 वीट बनाती तो 2 क्लोथ बना देती, यानी 1 वीट को बनाने के लिए उनका अपॉर्चुनिटी लॉस कितना है? 2 क्लोथ्स। हमारा सिर्फ कितना है? 2/3 क्लोथ। तो 2/3 क्लोथ सेक्रीफाइस करना ज्यादा अच्छा या 2 क्लोथ सेक्रीफाइस करना ज्यादा अच्छा? 2/3, राइट। यानी कि वो सेक्रीफाइस फिर कौन कर ले? वो जिसका सेक्रीफाइस कम है, यानी जिसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम है। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो फिर आप क्या कर लो? वीट बना लो, क्योंकि वीट बनाने से आपका नुकसान होगा, लेकिन नुकसान देखा जाए तो आपका कम है, तो आप वीट बनाओ। और उनका क्योंकि नुकसान इधर ज्यादा है, तो उनको नुकसान मत करने दो, उनको वही काम करने दो, क्लोथ बनाने दो। इज दैट क्लियर? घुमा फिरा कर बात वही बोली, लेकिन उन्होंने सपोर्ट कर दिया इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, राइट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की अगर कोई आपसे परिभाषा पूछ ले तो आप क्या बोलेंगे? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज बेसिकली द वैल्यू ऑफ द फॉरगॉन ऑप्शन, जो आपने ऑप्शन छोड़ दिया है, राइट। The cost of a commodity is the amount, the opportunity cost of a commodity is the amount of a second commodity. अरे वीट की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किस टर्म्स में निकलेगी? क्लोथ की टर्म्स में। The opportunity cost of a commodity is the amount of second commodity, is the amount of second commodity that must be given up to release just enough resources to produce one extra unit of the first commodity. Is that clear? Okay. फिर दोस्तों इसके बाद ये जो डेविड रिकार्डियन है, इनकी थ्योरी की भी लोगों ने टांग खींच दी और उन्होंने बोला कि जो आपकी थ्योरी है वो नॉर्मेटिव है, पॉजिटिव नहीं है। कैसी है? नॉर्मेटिव। अब आप मुझसे क्या समझना चाह रहे हो कि सर ये नॉर्मेटिव का मतलब आखिर क्या होता है? नॉर्मेटिव मतलब वो थ्योरी जो नॉर्म्स बताए, रूल्स बताए कि ऐसा होगा, पर ये नहीं बताए कि क्यों होगा। अरे यार, जैसे जब आप लॉ पढ़ते हो तो लॉ में क्या लिखा रहता है? क्या होगा, क्यों होगा, वो लॉ में थोड़ी ना लिखा रहता है। इज दैट क्लियर? तो इसलिए ये आगे लिखा हुआ है ना। ओके, तो यहां पर इनके डिसएडवांटेजेस ध्यान रख लेना। द रिकार्डियन थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज सफर्स फ्रॉम मेनी लिमिटेशन। सबसे पहला लिमिटेशन, इट्स एम्फेसिस इज ऑन सप्लाई कंडीशन, कि तुम ये अच्छा करते हो तुम कर लो, तुम ये अच्छा करते हो तुम, वो तो देखो डिमांड किसकी कितनी, राइट। सो इट्स एम्फेसिस इज ऑन सप्लाई कंडीशन एंड एक्सक्लूड्स डिमांड पैटर्न। जबकि आप जानते हो इकोनॉमिक्स सिर्फ सप्लाई से नहीं चलता है, सप्लाई डिमांड के इक्विलिब्रियम से चलता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये फाउंडेशन। So its emphasis is on supply and excludes demand. It does not examine why countries have different costs. Different costs क्यों है वो आपने नहीं बताया, आपने बस ये बता दिया कि लेबर का यहाँ पर कॉस्ट कम लग रही, वहां ज्यादा लग रही, लेकिन ऐसा क्यों? सर इसलिए क्योंकि वहां आवर्स कम लग रहे हैं। तो वापस से सवाल ये कि आखिर आवर्स क्यों कम लग रहे हैं, राइट। तो वो वहां पे उनकी एफिशिएंसी कम है, तो एफिशिएंसी क्यों कम या ज्यादा है, वहां पर जाकर डेविड रिकार्डन रुक गए, राइट। It does not answer why does a nation have comparative advantage. हाँ, ऐसा क्यों यहाँ पे 6 और वहां पर 1, इसका आखिर कारण क्या? तो इसका कारण हमें किसने बताया? हमारी 4th थ्योरी ना, 4th या 3rd?
फोर्थ फोर्थ है ना, पहली तो मर्केंटलिस्ट थी, फिर एब्सोल्यूट, फिर कंपैरेटिव, और फोर्थ थ्योरी का नाम क्या था? दी, वो था ना हैकर, नहीं नहीं हैकर थोड़ी ना, तो हेक्सचर, हाँ, दी हेक्सचर ओहलिन थ्योरी ऑफ ट्रेड, राइट, दी हेक्सचर ओहलिन थ्योरी ऑफ ट्रेड। ओके, हेक्सचर, ये सब स्पेलिंग याद रख के जाना, एचएससी के मत लिख देना, हैकिंग वाला है ना। हेक्सचर ओहलिन थ्योरी ऑफ ट्रेड, हेक्सचर ओहलिन ने क्या बोला कि ये सब गॉड गिफ्ट होता है। गॉड गिफ्ट मतलब उन्होंने क्या टर्म, फैक्टर एंडाउमेंट होता है ये, राइट, कि भगवान ने एक कंट्री को पैसा ज्यादा दिया है तो लेबर कम दिया, दूसरी कंट्री को लेबर ज्यादा दिया तो पैसा कम दे दिया, राइट। अच्छा, उन्होंने प्रूफ तो दो फैक्टर से लेकर करा, लेकिन उन्होंने बोला आप इसमें मल्टीपल फैक्टर्स भी ले सकते हो, नेचुरल रिसोर्सेज भी ले सकते हो। इज दैट क्लियर? कि एक कंट्री को ये नेचुरल रिसोर्स ज्यादा अवेलेबल है तो वो उसका एक्सपोर्ट करेगा, दूसरी कंट्री को वो नेचुरल रिसोर्स कम है तो फिर वो उसका इंपोर्ट करेगा। ये हो गया इंटरनेशनल ट्रेड का रैशनल है, राइट। फिर उनसे पूछा गया भाई ऐसा क्यों, मतलब एडवांटेज क्यों होता है? क्योंकि जिस रिसोर्स का आपके पास एबेंडेंस होगा, आप तो जानते हो ना, जिस रिसोर्स का एबेंडेंस होगा उस कंट्री में उसका सप्लाई ज्यादा होगा तो फिर प्राइस कम होगी। आपको मालूम है मिडिल ईस्ट में अगर आप चल जाते हो, पानी की बोतल ज्यादा महंगी आती है और पेट्रोल सस्ता आता है ना, तो क्योंकि वहां पर उसका एबेंडेंस है इसलिए वो लोग उसको एक्सपोर्ट करते हैं। ये बात उन्होंने बताई, भगवान ने उनको वो क्रूड ऑयल दे दिया। इज दैट क्लियर? वैसी बात है। हाँ जी, हेक्सचर-ओहलिन थ्योरी ऑफ ट्रेड, ऑल्सो रेफर्ड टू एज फैक्टर एंडाउमेंट थ्योरी, या फिर इसका एक और नाम क्या है, मॉडर्न थ्योरी। इस नाम से क्वेश्चन आ जाते हैं दोस्तों, मॉडर्न थ्योरी ऑफ ट्रेड। ये देखो आप यहां पर, मैं आपको एक क्वेश्चन बता देता हूं, ये मैंने अभी आपके सामने एक सजेस्टेड आंसर ओपन कर लिया है। ये है नवंबर 2019 का सजेस्टेड आंसर। इसमें एक बहुत खास चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जो बच्चे कभी कभी गलतियां करते। ये देखो क्या लिखा है, क्वेश्चन 8 बी का फर्स्ट पार्ट क्या लिखा हुआ है बताओ। एक्सप्लेन द की फीचर्स ऑफ मॉडर्न थ्योरी। और बच्चों एब्सोल्यूट है, कंपैरेटिव है, हेक्सचर-ओहलिन है, मॉडर्न थ्योरी ऑफ ट्रेड क्या होती? तो आपको ऑल्टरनेटिव नाम पता होना चाहिए, क्योंकि ये जालिम क्या करते हैं, ऑल्टरनेटिव नाम से पूछ लेते, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात क्या लिखा है इन्होंने, एक्सप्लेन द की फीचर्स, यानी आपको सिर्फ हेक्सचर-ओहलिन समझ के नहीं जाना है, आपको उतने बज़वर्ड्स और कीवर्ड्स पता होने चाहिए कि आप वहां पर उनको एक्सप्लेन कर पाओ। जैसे अभी 3 मार्क का क्वेश्चन है, कम से कम एक आध पेज लिखना पड़ेगा। हाँ, तो हेक्सचर-ओहलिन थ्योरी में बताओ भाई क्या क्या चीजें थी। एंडाउमेंट था, फैक्टर एंडाउमेंट था, है ना। फिर सबसे पहले समझाया था कि एंडाउमेंट क्या है, तो यहाँ पर अलग अलग रीजन जो है उसमें अलग अलग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का एबेंडेंस भी होता है और स्कैर्सिटी भी होती है। तो एक रीजन वो गुड्स एक्सपोर्ट करती है जिसके की रिसोर्सेज का वहां पर एबेंडेंस है, और वो इंपोर्ट करती है जिसके रिसोर्सेज की वहां पर स्कैर्सिटी हो। और इन्होंने एक और बात बोली थी कि इंटरनेशनल ट्रेड कोई नई बात नहीं, इट इज जस्ट ए स्पेशल केस ऑफ रीजनल ट्रेड। भाई रीजन में गुजरात महाराष्ट्र में क्यों ट्रेड होता है, बस उसी कारण से इंटरनेशनल ट्रेड होता है। फिर इन्होंने 2 थ्योरम्स बताए थे, एक तो था हेक्सचर-ओहलिन ट्रेड थ्योरम और एक था फैक्टर इक्वलाइजेशन, फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम। ये सब कीवर्ड्स लिखने पड़ेंगे यार। ये देख लो, चलो सजेस्टेड आंसर आपके सामने ही खुला हुआ है, ये बी के फर्स्ट पॉइंट का आंसर देखना, ये बी के फर्स्ट पॉइंट का आंसर लिखा इन जालिमों ने, ये लिखा, अभी भी कम नहीं पड़ रहा इनको, ये और लिखा। अब अगर आप मुझसे कहते हो कि सर वो समरी नोट्स दे दो, तो आप लिख पाओगे क्या ये? तो इसलिए आई ऑलवेज प्रेफर कि थ्योरी में तो आप आईसीआई का ओरिजिनल मटेरियल रेफर करो और चीजों की अंडरलाइनिंग कर लो। अंडरलाइनिंग से आपके बज़वर्ड्स आ जाएंगे और आपके सेंटेंस का स्ट्रक्चर वैसा आएगा जैसा उनके पास है। देखो जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर ये मैंने आपके सामने नोट्स ओपन करे, है ना। इस नोट्स में मैंने यहां पर आपको ये 2 थ्योरम को अंडरलाइन करवाया, हेक्सचर-ओहलिन ट्रेड, फिर इक्वलाइजेशन, और उसके बाद में चीजें अंडरलाइन करी है। अब ये लोग एग्जैक्ट वैसे ही आंसर लिखते हैं। ये इन्होंने यहां पर हेक्सचर-ओहलिन ट्रेड थ्योरम लिखा, फिर फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम लिख दिया, कंटेंट भी उनका सेम होगा। मैं अगर समराइज कर दूंगा तो आप पढ़ोगे ही समरी, और आप पढ़ोगे ही समरी तो आप लिखोगे क्या वो आप जानते हो। आपका स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस, प्लेसमेंट ऑफ द सेंटेंस, वर्ड्स चेंज हो जाएगा ना। तो इसलिए अपनी ज्यादा अच्छी स्ट्रेटेजी क्या है कि अपन वहीं पर ही चीजों को अंडरलाइन कर लो। एक और बात बताता हूं क्या होता है, जब आप आखिरी दिन सिर्फ समरी नोट्स पढ़ते हो, सिर्फ समरी नोट्स, तो उसके बाहर तो आपका दिमाग भी नहीं चलेगा। जब आप देख ही वही रहे हो तो इसके बाहर तो एक शब्द नहीं लिख पाओगे, है ना। वर्सेस अगर आप आखिरी दिन ये पढ़ रहे हो ना, तो जब आप अंडरलाइन पढ़ोगे, हाँ, तो अंडरलाइन के साथ साथ आपकी नजरें आसपास के सेंटेंस पर भी गिरेंगी। ऐसा इसलिए क्योंकि ये अपन सिर्फ आखिरी दिन की बात करें, लेकिन उसके पहले तो आपने एक बार तो जिंदगी में पैराग्राफ भी याद करा हुआ है ना।
तो जब आप पढ़ोगे ना तो सिर्फ अंडरलाइन से आपको ये आस पड़ोस की चीजें क्लिक होती जाएंगी कि यहाँ पर प्रोबेबल वर्ड्स क्या है। इज दैट क्लियर? कोई एग्जैक्ट ये फोटोकॉपी नहीं कर सकता एग्जाम में, ऐसा कैसा लिख ही नहीं सकता कोई 100%, बट जो जितने ज्यादा बजवर्ड्स मैच कर देगा और उसके प्लेसमेंट मैच कर देगा, और वो आईसीआई के स्टडी मटेरियल से होते हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है, ओके दोस्तों। हेक्सर-ओहलिन ट्रेड थ्योरम हमने देखा था। क्या देखा था हमने ट्रेड थ्योरम में? हमने देखा था कि वो एक्सपोर्ट होगा जिसका एबंडेंस है, वो इंपोर्ट होगा जिसका स्कैर्सिटी। इक्वलाइजेशन थ्योरम में मजा आ गया था। इक्वलाइजेशन थ्योरम में हमने देखा था कि जब अमेरिका कैपिटल इंटेंसिव गुड्स एक्सपोर्ट करेगा इंडिया में, तो इंडिया में कैपिटल इंटेंसिव गुड्स जो पहले महंगे मिल रहे थे वो अब सस्ते मिलने लगेंगे, और वो कुछ धन्ना सेठ लोग जिनको रिटर्न ऑन कैपिटल ज्यादा मिल रहा था उनको भी कम मिलने लगेगा। यानी सिंपल सी बात है, जब गुड्स की प्राइसेस इक्वलाइज होंगी दो कंट्रीज में, तो जो फैक्टर प्राइसेस हैं वो भी इक्वलाइज होंगी। इज दैट क्लियर? जैसे आप देख ही रहे हो ना, इंडिया में सैलरी कम होती जा रही, बढ़ती जा रही, क्योंकि इंडिया क्या कर रहा है, अपनी मैन पावर यानी सर्विसेज को एक्सपोर्ट कर रहा है। इज दैट क्लियर? तो वहां से डॉलर के रेट अच्छे मिलते, तो यहाँ पर लोगों को भी पैसा अच्छा मिलता है। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अमेरिका इंडिया सब में इसमें इनकम सेम हो जाएगी, क्योंकि नहीं हुई तो फिर यहां से फिर से सर्विसेज का एक्सपोर्ट शुरू हो जाएगा। बातें आ रही कुछ समझ में? ये वही तो लिखा है। ओके दोस्तों, फिर इसके बाद ओके, अब हम आगे पढ़ना शुरू कर रहे हैं। कंपैरिजन ऑफ थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट एंड मॉडर्न थ्योरी। ये कौन कौन सी दो थ्योरी है? थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट यानी कौन? डेविड रिकॉर्डो। और ये मॉडर्न थ्योरी यानी कौन? हेक्सर-ओहलिन। इज दैट क्लियर? ओके तो दोस्तों, यहां पर ये जो कंपैरेटिव कॉस्ट वाले हैं ये हैं डेविड रिकॉर्डो, और ये जो मॉडर्न थ्योरी वाले हैं ये हैं हेक्सर-ओहलिन। हाँ जी, क्या बताया गया इस टेबल में? कंपैरिजन बताया गया है। ठीक है, ओके। कंपैरिजन अपन इनका पढ़े उससे पहले अपन कुछ कुछ बातें क्लियर कर ले। जो डेविड रिकॉर्डो थे, है ना, उन्होंने सिर्फ एक सिंगल फैक्टर ही लिया था अपनी थ्योरी में। बोलो क्या? लेबर। लेबर को ही तो लिया था उन्होंने, एक ही सिंगल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ही माना था ना डेविड रिकॉर्डो ने। एडम स्मिथ की बात नहीं कर रहे हैं, तो बहुत पहले वाले डेविड रिकॉर्डो, हाँ? दोनों ने वैसे सिर्फ लेबर को ही माना था। लेकिन जो हेक्सर-ओहलिन है, क्या उन्होंने सिर्फ लेबर को लिया? लेबर और कैपिटल दोनों को लिया, लेकिन उन्होंने दो फैक्टर से सिर्फ प्रूव करा, बट उनका मॉडल स्केलेबल है, मतलब इट कैन बी एक्सटेंडेड टू अदर फैक्टर्स एज वेल। इज दैट क्लियर? ओके। दूसरी बात, इन्होंने, किसने? डेविड रिकॉर्डो ने, है ना, इन्होंने सिर्फ बताया कि इंटरनेशनल ट्रेड होना चाहिए, उससे फायदा है, लेकिन इन्होंने रीजन बताया कि आखिर क्यों होना चाहिए। इन्होंने बताया कि लेबर के वो कॉस्ट में डिफरेंसेस रहेंगे, प्रोडक्ट के कॉस्ट में डिफरेंसेस रहेंगे, लेकिन इन्होंने बताया कि आखिर डिफरेंसेस क्यों रहेंगे, राइट? तो मेनली देखा जाए तो जो हेक्सर-ओहलिन ने, उन्होंने क्यों का जवाब दिया है। इज दैट क्लियर? इन्होंने लेबर की बात करी कि लेबर की प्रोडक्टिविटी अक्रॉस दी ज्योग्राफीज डिफर करती। इन्होंने बोला नहीं नहीं, वो प्रोडक्टिविटी नहीं, वो फैक्टर एंडाउमेंट्स में जो डिफरेंशियल होता है उसकी वजह से प्रोडक्ट की कॉस्ट डिफर करती। इन्होंने क्या बोला? लेबर की एफिशिएंसी कम ज्यादा है तो प्रोडक्टिविटी कम ज्यादा है, इसलिए कॉस्ट कम ज्यादा है। उन्होंने बोला नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, फैक्टर एंडाउमेंट की वजह से प्रोडक्ट की कॉस्ट चेंज होती। इज दैट क्लियर? बोलो। देखते हैं दोस्तों, अब मैं आपको पहले एक डिस्क्लेमर दे दूं, ये जो डिफरेंसेस है ना, ये मोर और लेस सिमिलर है। यानी जब आप फर्स्ट डिफरेंस के बाद सेकंड डिफरेंस पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा कि फर्स्ट में भी तो वही लिखा था, फिर थर्ड पढ़ोगे तो लगेगा फर्स्ट सेकंड में भी तो वही लिखा था। तो बहुत ज्यादा रिपीटेटिव डिफरेंसेस है ना। एक बार अपन देख लेते हैं। द बेसिस क्या है? द बेसिस इज द डिफरेंस, ये एक्चुअली इन आएगा यहां पे, है ना। द basis in the difference between countries is कंपेरेटिव कॉस्ट। दो प्रोडक्ट की डिफरेंट है ना, उन्होंने कंपेरेटिव कॉस्ट को ही लिया था। तो जो द बेसिस इन द डिफरेंस बिटवीन कंट्रीज इज कंपेरेटिव कॉस्ट। इट एक्सप्लेन्स द कॉजेज ऑफ डिफरेंसेस। रीजन क्या है डिफरेंस का, राइट? इट एक्सप्लेन्स द कॉजेज ऑफ डिफरेंसेस इन कंपेरेटिव कॉस्ट। और क्या कॉज बताया था? एज फैक्टर एंडाउमेंट्स। इज दैट क्लियर? मतलब इन्होंने बताया कि डिफरेंस होता है, इन्होंने बताया उस डिफरेंस का कॉज क्या होता है, और कॉज होता है फैक्टर एंडाउमेंट्स। ठीक है, ओके। इट इज बेस्ड ऑन लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू एंड इट इज बेस्ड ऑन मनी कॉस्ट।
अब फर्क समझना, यहाँ पर मनी कॉस्ट क्यों बोला है, क्योंकि मैंने आपने भी प्राइस ऑफ द गुड्स लिखा था जब मैं आपको वो प्रेजेंटेशन दे रहा था, तो मैंने नहीं लिखा था कि यहाँ कैपिटल इंटेंसिव गुड्स की प्राइस ज्यादा होगी, लेबर की कम होगी। तो मैंने लेबर के आवर्स बोला था क्या? कहीं नहीं बोला था, मैंने प्राइस बोला था ना। तो इन्होंने जो अपना बेसिस बनाया प्रूव करने का, वो क्या बनाया? मनी कॉस्ट को बेसिस बनाया, और बोला है क्योंकि अमेरिका में कैपिटल इंटेंसिव गुड्स सस्ते मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वहां कैपिटल ज्यादा है। क्यों? क्योंकि वहां फैक्टर एंडाउमेंट कैपिटल का ज्यादा है। इज दैट क्लियर? तो इन्होंने जो बेसिस बनाया वो किसको बनाया? मनी कॉस्ट को बेसिस बनाया कि वहां सस्ता मिलेगा तो एक्सपोर्ट होगा। भाई चाइना क्यों एक्सपोर्ट कर पा रहा है? क्योंकि वो सस्ता बना पा रहे हैं। जिस दिन वो महंगा बनाएगा उसका एक्सपोर्ट खत्म हो जाएगा। एज सिंपल एज दैट, राइट? तो इन्होंने लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू को बेसिस बनाया, और इन्होंने किसको बेसिस बनाया? प्राइस ऑफ द गुड्स को, मनी कॉस्ट को बेसिस बनाया। कंसीडर्ड लेबर एज दी सोल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी देखा जाए तो इनका जो मॉडल था वो कैसा था? वन फैक्टर मॉडल था। हाँ, लेकिन इन्होंने क्या करा? वाइडन द स्कोप टू इंक्लूड लेबर एंड कैपिटल एज इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। दिस इज टू फैक्टर मॉडल एंड कैन बी एक्सटेंडेड टू more factors. Is that clear? Okay. Treats international trade as quite distinct, कि ये तो अलग है। और इन्होंने क्या बोला था? international trade is only a special case of inter-regional trade. Is that clear? Okay. तो it treats international trade as quite distinct, लेकिन इसने क्या बोला? international trade is only a special case of inter-regional trade, है ना? differences तो है ना ये? okay. स्टडीज ओनली कंपेरेटिव कॉस्ट ऑफ द गुड्स कंसर्न, ये सिर्फ क्या देखता है? वो जो गुड्स है उनकी कॉस्ट कितनी, लेकिन ये गुड्स की कॉस्ट के साथ साथ फैक्टर के प्राइसेस को भी देखता है। कंसीडर्स द रिलेटिव प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स व्हिच इन्फ्लुएंस द कंपेरेटिव कॉस्ट ऑफ द गुड्स। अरे वो जो डेबिट रिकॉर्डो थे कंपेरेटिव वाले, उन्होंने सिर्फ कॉस्ट ऑफ गुड्स देखा था कि यहाँ लेबर के आवर्स ज्यादा लग रहे हैं, यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स ज्यादा होगी, है ना? और इन्होंने क्या बताया कि कॉस्ट क्यों ज्यादा होगी? क्योंकि फैक्टर के प्राइसेस ज्यादा है। मतलब इन्होंने फैक्टर के प्राइसेस को भी कंसीडर किया। ठीक है, हाँ जी। तो इट स्टडीज ओनली व्हाट? कंपैरेटिव कॉस्ट ऑफ द गुड्स, लेकिन इन्होंने रिलेटिव प्राइसेस ऑफ द फैक्टर्स को कंसीडर किया कि वहां वो एबंडेंस में तो उसकी प्राइसेस कम होगी, इसकी वजह से उसके गुड्स की भी प्राइसेस कम होगी, राइट? एट्रीब्यूट्स the differences in comparative advantage to differences in productive efficiency। इनका कहना है कि जो differences in comparative advantage है वो क्यों है? हाँ, differences in productive efficiency की वजह से। और इन्होंने differences किसकी वजह से बताए थे? due to differences in factor endowments। is that clear? okay, फिर इसके बाद does not take into account the factor prices। ये वही चीज हो गई यार, जब वो अगला सिर्फ comparative cost ही कंसीडर कर रहा है, हाँ, रिलेटिव प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स कंसीडर नहीं कर रहा है। एक बार आपने उसको इस बात के लिए सुना दिया डायरेक्ट स्पीच में, इनडायरेक्ट स्पीच में, अब आप उसको डायरेक्ट स्पीच में सुना रहे हो, कह रहे तुमने ये तो कंसीडर ही नहीं किया। तो भैया पिछली बार यही तो बोला था कि मैंने सिर्फ यही कंसीडर किया, मतलब बाकी नहीं किया। डज नॉट टेक इनटू अकाउंट फैक्टर प्राइस डिफरेंसेस। इट कंसीडर्स फैक्टर प्राइस डिफरेंसेस एज द मेन कॉज ऑफ कमोडिटी प्राइस डिफरेंसेस। तो पहले पॉइंट में भी तो यही लिखा है। मैं वही कह रहा हूं कि बहुत ज्यादा रिपीटेशन है, पर मैं खुशी की बात बताता हूं, एग्जाम के अंदर क्या होता है, ऐसे 10-10 नंबर के इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन नहीं आते, 5-5 नंबर के भी नहीं आते, 2-2, 3-3 नंबर के आते हैं। और 2-3 नंबर में वो सारे डिफरेंसेस नहीं पूछते, बोलते हैं एनी 5 डिफरेंसेस लिख दो, एनी 3 डिफरेंसेस, एनी 4। तो आपके डिफरेंट आएंगे, है ना? ओके, आपके वो सेम नहीं आएंगे। डज नॉट प्रोवाइड द कॉज ऑफ, देखो फिर से अपन उसको बोल रहे हैं कि आपने कारण तो बताया ही नहीं हमको कि क्यों कंपेरेटिव, इसके पहले उसको बोल चुके हैं कि अगले ने कारण नहीं बताया। एक्सप्लेन्स द डिफरेंसेस इन कंपेरेटिव एडवांटेज, तो वो है इस पर्टिकुलर टेबल में प्रॉब्लम है कि उन्होंने रिपीटेशन किया हुआ है। इट इज नॉर्मेटिव, नॉर्मेटिव का मतलब होता है जो नॉर्म्स बताए, रूल्स बताए, रेगुलेशन बताए कि ऐसा होगा, क्यों होगा नहीं मालूम, राइट? ट्राइज टू डेमोन्स्ट्रेट द गेन्स। इट इज पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब होता है कि वो एक्सप्लेन भी करता है कि रीजन ये है, राइट? इट कॉन्सेंट्रेट्स ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेड। ठीक है, बोलो। ओके दोस्तों, आपके पास 1 मिनट का वक्त है, 1 मिनट भी ज्यादा हो जाएगा, 30 सेकंड का वक्त है। 4 डिफरेंसेस कोई से भी याद करके बोलने। जैसे मुझे एक तो ये अच्छा लग रहा है कि इसमें लेबर इज द सोल फैक्टर, यानी वन फैक्टर मॉडल है ना? यहां पर 1 फैक्टर है
और यहाँ पर टू फैक्टर मॉडल एंड कैन बी एक्सटेंडेड, और टू फैक्टर कौन से, लेबर और कैपिटल। एक ये पक्का कर लें अपन, ओके। दूसरा है कि ये अच्छा है नॉर्मेटिव, नॉर्मेटिव यानी इसे डेमोन्स्ट्रेट करता है कि देखो इंटरनेशनल ट्रेड करोगे फायदा होगा, पर ये नहीं बताता क्यों करना है उसको, राइट। लेकिन ये कैसा, ये पॉजिटिव है, मतलब इट कॉन्सेंट्रेट्स ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेड, ठीक है। फिर इसके बाद इन्होंने बताया है कि जो डिफरेंसेस इन कंपैरेटिव एडवांटेज है वो क्यों है, ड्यू टू डिफरेंसेस इन लेबर प्रोडक्टिविटी, और उन्होंने बताया ड्यू टू डिफरेंसेस इन फैक्टर एंडाउमेंट्स, ठीक है। ये हो गए 3, ओके। एक ये भी बहुत प्यारा सा डिफरेंस है, ट्रीट्स इंटरनेशनल ट्रेड एज क्वाइट डिस्टिंक्ट, कि वो तो अलग है डोमेस्टिक ट्रेड से, इन्होंने बताया अलग नहीं, जो आप डोमेस्टिक ट्रेड क्यों करते हो बस उसी कारण से आप, इट इज जस्ट अ स्पेशल केस ऑफ इंटर रीजनल ट्रेड, इज दैट क्लियर, ओके। बस ठीक है। और ये भी अच्छा है, इट इज बेस्ड ऑन लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू एंड इट इज बेस्ड ऑन मनी कॉस्ट विच इज मोर रियलिस्टिक, इज दैट क्लियर। तो ऐसे करके 5-6 डिफरेंसेस आपने याद कर लिया, आपका काम हो जाएगा, सारे कर सकते हो तो वेल एंड गुड, ठीक है। बट वो सारे पूछने जितने मार्क्स वो नॉर्मली नहीं देंगे, वो एनी 5 में अपना काम हो जाएगा। याद हो गए क्या कुछ डिफरेंसेस? चलो यार एक बार जरा बोल के बता दो क्या क्या थे। एक तो नॉर्मेटिव है और उधर है पॉजिटिव, बहुत बढ़िया। फिर ये लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू पर है और वो मनी कॉस्ट पर है। फिर इसमें सिर्फ एक फैक्टर है लेबर, उसमें 2 फैक्टर है, इट कैन बी एक्सटेंडेड, है ना। फिर हाँ, इसने डोमेस्टिक ट्रेड, इसने बोला कि इंटरनेशनल ट्रेड इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम, इज क्वाइट डिस्टिंक्ट फ्रॉम डोमेस्टिक ट्रेड, उसने बोला इंटरनेशनल ट्रेड इज जस्ट स्पेशल केस ऑफ इंटर रीजनल ट्रेड। और एक इन्होंने सिर्फ इन्होंने वो लेबर, वो डिफरेंसेस को एक्सप्लेन करा है लेबर आवर्स पर, लेबर डिफरेंसेस इन प्रोडक्टिविटी, और इन्होंने बोला है डिफरेंसेस इन फैक्टर एंडाउमेंट्स। और कभी नहीं भी समझ में आए 1-2 पॉइंट और लिखने हो तो बोल देना कि इन्होंने कॉज नहीं एक्सप्लेन करा, उन्होंने कॉज एक्सप्लेन करा है। फिर इन्होंने फैक्टर प्राइजेस पर ध्यान नहीं दिया, उन्होंने फैक्टर प्राइजेस पर भी ध्यान दिया। सो मतलब तो आप एक बार रीडिंग लगाओगे तो और पॉइंट्स आ जाएंगे, है ना, ठीक है, ओके। दोस्तों एक आखिरी थ्योरी आज हमें और पढ़नी है और बस फिर ये हमारी यूनिटी कंप्लीट हो जाएगी। वो आखिरी थ्योरी कौन सी है? न्यू ट्रेड थ्योरी, एनटीटी, न्यू ट्रेड थ्योरी। प्लीज कंफ्यूज मत होना, मॉडर्न ट्रेड थ्योरी अलग है और न्यू ट्रेड थ्योरी अलग है। जो हमने हेक्सर ओहलिन पढ़ा है वो क्या है? मॉडर्न, राइट। और अभी जो पढ़ रहे हैं वो क्या है? वो न्यू ट्रेड थ्योरी, है ना। न्यू ट्रेड थ्योरी में आपको सिंपल बता रहा हूं, अपने जनरल नॉलेज से अपन बात करते हैं, 2 चीजों के बारे में मैं बात कर रहा हूं, है ना। सबसे पहला तो अपन बात करते हैं चाइना, है ना। मेड इन चाइना आइटम्स क्यों सस्ती होती है? उसका मेन रीजन है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। क्योंकि चाइना, देखो चाइना की खुद की पॉपुलेशन ही वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है, 150 करोड़। तो एक तो जब वो प्रोड्यूस करते हैं तो अपनी डोमेस्टिक डिमांड के लिए तो प्रोड्यूस करते ही करते हैं, फिर वो इधर इंडिया को एक्सपोर्ट करते हैं, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, रशिया, मतलब जितनी दुनिया की तमाम कंट्रीज है वहां तक एक्सपोर्ट करते हैं, राइट। तो आप सोच रहे हो कि यहाँ पर जो उनका फिक्स कॉस्ट है पर यूनिट वो बहुत कम होता जाएगा, क्योंकि वो ज्यादा यूनिट से डिवाइड होता है, राइट। तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल एक रीजन होता है जिसकी वजह से मेड इन चाइना चीजें सस्ती मिलती है। अब एक इंडियन बंदा अगर उस चीज को प्रोड्यूस भी करेगा तो वो महंगे में प्रोड्यूस करेगा। अब एज एन कंज्यूमर आप जब मार्केट में जाओगे और आप बोलोगे कि यार मुझे एक ट्रिमर खरीदना है, और आप बोलोगे कि यार एक ट्रिमर जो मेड इन इंडिया आ रहा है 2000 रुपीज का और मेड इन चाइना आ रहा है सिर्फ 800 रुपीज का, आप बोलोगे यार 800 रुपए वाले ही लूंगा ना जब वो सेम ही काम कर रहा है तो, राइट, ओके। तो इसकी वजह से दोस्तों क्या होगा, एज्यूमिंग की सेम क्वालिटी तो वो 2000 है और ये सिर्फ कितना 800 रुपीज, ऐसा होता ही है ना डिफरेंस। इट इज वन ऑफ द रीजन जिसकी वजह से आज की तारीख में इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है। इट इज वन ऑफ द रीजन जिसकी वजह से इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है। तो वन ऑफ द रीजन फॉर इंटरनेशनल ट्रेड इज इकोनॉमीज ऑफ स्केल। यह सिंपल सी बात है, या तो एक काम करो श्रीलंका वालों को बोलो कि रेजर अपने अपने ही प्रोड्यूस करना, खुद ही करना, इंडिया वाले अपने खुद ही करना, चाइना वाले अपने खुद ही करना। उसकी वजह दुनिया ने क्या किया, काम बांट लिया कि चाइना वालों एक काम करो तुम मैन्युफैक्चरिंग का काम तुम कर लो, इंडिया वालों एक काम करो सर्विसेज का काम तुम कर लो, है ना। रशिया अमेरिका वालों एक काम करो वेपन्स तुम कर लो, राइट। इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलेगा ना, जब रशिया अपने वेपन्स खुद बनाएगा और एक्सपोर्ट भी करेगा तो उसको भी इकोनॉमीज ऑफ स्केल का एडवांटेज मिलेगा। सो वन ऑफ द रीजन जिसकी वजह से इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है वो है इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इज दैट क्लियर। और वो तभी संभव है जब आप इंटरनेशनल ट्रेड करोगे, क्योंकि नहीं करोगे तो हर कोई अपना अपना प्रोड्यूस करेगा तो डुप्लीकेशन ऑफ कॉस्ट होगा, इज दैट क्लियर। मॉडर्न नहीं न्यू थ्योरी ऑफ ट्रेड, है ना। न्यू ट्रेड थ्योरी क्या कहती है कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से इंटरनेशनल ट्रेड होता है। और दूसरा होता है नेटवर्किंग इफेक्ट। क्या बोल दिया मैंने? नेटवर्किंग इफेक्ट।
दोस्तों जैसे कि आज आपको और मुझे कम्युनिकेट करना है, लेट्स से सेल फोन पर, है ना, मैसेज करना है, तो आप भी व्हाट्सएप पर हो और मैं भी व्हाट्सएप पर हूं। मैंने बोला नहीं, मैं एक मेड इन इंडिया एप्लीकेशन डाउनलोड करूंगा। अब जिस जिसको मुझसे बात करनी हो वो भी वही मेड इन इंडिया एप्लीकेशन डाउनलोड करे और मुझसे कांटेक्ट कर ले। पर ऐसा प्रैक्टिकली होता है क्या? नहीं, राइट। तो नेटवर्किंग इफेक्ट का मीनिंग क्या होता है कि वो चीज जो सब में कॉमन है, एक चीज जो सब में कॉमन है, उसी को ही नए नए लोग अडॉप्ट करते चले जाते हैं, क्योंकि वो अगर उस कॉमन चीज से अलग जाएंगे तो फिर वो अलग ही रह जाएंगे। अरे जैसे फॉर एग्जांपल अपने इंडिया में व्हाट्सएप चलता है ना, हाँ ओके, मैंने बोला नहीं मैं व्हाट्सएप नहीं, मैं वी चैट चलाऊंगा, मैं वी चैट चलाऊंगा, तो पता चलेगा वो वी चैट तो नहीं रह जाएगा, आई चैट ही हो जाएगा, क्योंकि मैं अकेला ही हूं उस पर, है ना। तो दिस इज कॉल्ड एज नेटवर्किंग इफेक्ट, दिस इज कॉल्ड एज नेटवर्किंग इफेक्ट। मैंने क्या करा, मैंने इंस्टाग्राम से मेरा प्रोफाइल हटा लिया और दूसरे एक ऐसा सोशल मीडिया जो नया नया डेवलपर उस पर कर लिया, क्या मुझे कोई बेनिफिट मिलेगा? नहीं। मैंने यूट्यूब का मेरा चैनल डाउन कर लिया और एक और दूसरा कोई सा यूट्यूब के जैसा दूसरा वीडियो प्लेटफॉर्म मैंने ज्वाइन कर लिया, पर क्या वहां पर मेरे सब्सक्राइबर्स मिलेंगे? सीए इंटर नहीं मिलेंगे। तो नेटवर्किंग इफेक्ट का मतलब है कि जब एक चीज पर बहुत सारे लोग आ चुके हैं तो उसी पर नए नए लोग अब बस आते जाते हैं, आते जाते हैं, आते जाते हैं। दैट इज नेटवर्किंग इफेक्ट। माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज इज अनदर एग्जांपल। आपके जितने भी एक्सेल वर्ड ये सारे सॉफ्टवेयर किस पर चलते हैं? विंडोज पर। इंडिया ने बोला नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम अब हम माइक्रोसॉफ्ट का यूज नहीं करेंगे, इंडिया का ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। तो उस केस में प्रॉब्लम क्या हो जाएगी? इंडिया तो अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम बना लेगा, इंडियन सॉफ्टवेयर उस पर चल भी जाएंगे, लेकिन जैसे ही वो फाइल आप अमेरिका में किसी को भेजोगे तो वहां ओपन ही नहीं होगी। अमेरिका वाला बोलेगा नहीं हमारे यहाँ तो अमेरिकन पे ही चलेगा। फिर आपने वो फाइल यूरोप भेजी तो पता चला वहां यूरोप का अलग ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, राइट। तो दुनिया में क्या होता है कि कम्युनिकेशन हो उसके लिए आपको एक कॉमन प्लेटफॉर्म चाहिए, एंड दैट इज कॉल्ड एज नेटवर्किंग इफेक्ट। कि जो लोग एक चीज अडॉप्ट कर चुके हैं अब बस उसी में आप एक्सपैंड करते चले जाओ, और उसी की वजह से अब इंटरनेशनल ट्रेड होता जा रहा है। हम लोग माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज यूज कर रहे हैं, मतलब एक तरीके से उनको पैसे दे रहे हैं। व्हाट्सएप हम यूज कर रहे हैं, एक तरीके से उनको पैसे दे रहे हैं। हमने बोला नहीं व्हाट्सएप नहीं, हम इंडिया का ही कुछ मैसेजिंग ऐप यूज करेंगे, तो इंडिया वाले उस पर आ जाएंगे, अमेरिका वाले उस पर। अगर किसी इंडियन को अमेरिकन से कॉन्टेक्ट करना है फिर वो कैसे करेगा, राइट। तो नेटवर्किंग इफेक्ट मिसिंग हो जाएगा, है ना। तो वर्ल्ड को इंटीग्रेट करने के लिए आपको कॉमन चीजों की जरूरत है ना। ये है दोस्तों रीजन, दो रीजन जिसकी वजह से आज की तारीख में इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है, राइट। सो न्यू ट्रेड थ्योरी में आप यहां पर चीजें अंडरलाइन कर लीजिए। जो दो रीजन है वो पहला क्या है? इकोनॉमीज ऑफ स्केल, और दूसरा क्या है? नेटवर्क इफेक्ट। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फायदा ये है कि जो कॉस्ट पर यूनिट है इट विल कीप ऑन गोइंग डाउन एंड डाउन, एंड द फर्म सर्व्स डोमेस्टिक एज वेल एज फॉरेन मार्केट, ठीक है। नेटवर्क इफेक्ट, वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस इज एनहेंस्ड। व्हाट्सएप की वैल्यू पता है दो कारण से, एक तो क्योंकि वो व्हाट्सएप है, और दूसरी चीजें हैं कि आपके बाकी जो मिलने जुलने वाले ना वो सब भी व्हाट्सएप पर है, इसलिए व्हाट्सएप की वैल्यू ज्यादा है। जिस दिन आपके मिलने जुलने वहां से हट गए तो आपके लिए भी व्हाट्सएप पर रहना। तो द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस इज एनहांस्ड एज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स यूजिंग इट इंक्रीजेस। इज दैट लाइक, क्योंकि फिर वो कॉमन मीडियम हो जाता है एक्सचेंज करने का, ठीक है, ओके। इट इज कॉल्ड एज बैंड वैगन इफेक्ट। आप बैंड वैगन इफेक्ट का मतलब समझते हो? बैंड वैगन, बैंड वैगन यानी एक को देख के दूसरा, दूसरे को देख के तीसरा। इज दैट लाइक इंस्टाग्राम पर आपके फ्रेंड ने डीपी बनाया, आप भी क्या करोगे? उधर भी अपना एक आईडी बना लोगे एंड सो ऑन, राइट। दैट इज कॉल्ड एज बैंड वैगन इफेक्ट, ठीक है। इसके एग्जाम्पल है व्हाट्सएप हुआ, माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज हुआ, ये हो गए इसके एग्जाम्पल। दोस्तों इसी के साथ ही हमारी यूनिट नंबर 1 कंप्लीट हुई, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुई। अब हम इस पर फिनिशिंग टच देंगे, यानी कि जो इसके क्वेश्चंस लिखे हुए हमारे स्टडी मटेरियल में हम उनको कंप्लीट करेंगे, ओके। दोस्तों स्टडी मटेरियल में जो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं ना, उसमें उन्होंने 3 तरह के क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। सबसे पहले लिखे हुए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, है ना। हमारे इकोनॉमिक्स में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस तो नहीं आते हैं, एमसीक्यूज नहीं आते हैं, लेकिन एमसीक्यूज हम फिर भी कवर कर रहे हैं। उसके दो कारण, पहला एक तो अंडरस्टैंडिंग की क्लैरिटी एमसीक्यू से और ज्यादा बारीक हो जाती है, ज्यादा बन जाती है, पहली चीज। दूसरी चीज, कभी कभी आईसीआई पूछ लेता है, पर वो एमसीक्यू ना पूछते हुए ट्रू और फॉल्स के पैटर्न में पूछ लेता है कि इज दिस ट्रू। तो इट इज एज गुड एज कि उन्होंने एमसीक्यू पूछ लिया, बिना एमसीक्यू के नाम से उन्होंने एक सेंटेंस दे दिया और ट्रू बोला, ट्रू है या फॉल्स। एमसीक्यू में भी ऐसे होता है कि कंप्लीट द सेंटेंस,
विथ विच वन ऑप्शन इज ट्रू, इज दैट क्लियर? ओके, तो वो डायरेक्टली तो नहीं आता लेकिन इनडायरेक्टली उसका एक रोल है, पहली चीज, राइट? चलिए दोस्त देखें अपन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट, दोस्तों आपको आंसर देना है, which of the following does not represent a difference between internal trade and international trade? Transactions in multiple currencies, क्या ये डिफरेंस रिप्रेजेंट नहीं करता, या ये तो एक डिफरेंस है, ये तो इंटरनल और इंटरनेशनल ट्रेड में एक डिफरेंस है? ओके, होमोजेनिटी ऑफ कस्टमर्स एंड करेंसीज है, डिफरेंसेस इन लीगल सिस्टम्स है, हाँ जी, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? है ना, ये ध्यान रखना यहां पर बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये इन्होंने हेटेरोजेनिटी लिखा या होमोजेनिटी लिखा? होमोजेनिटी, हेटेरोजेनिटी यानी सब अलग 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 अलग, और होमोजेनिटी यानी सब एक जैसे, तो इंटरनल और इंटरनेशनल ट्रेड में होमोजेनिटी ऑफ कस्टमर थोड़ी ना होता है, इज दैट क्लियर? हेटेरोजेनिटी ऑफ कस्टमर होता है, इज दैट क्लियर? चाहो तो वहां पर क्लैरिफाई करते हुए लिख लो कि हेटेरोजेनिटी ऑफ कस्टमर होता है ना? ओके, चलिए दोस्तों सेकेंड पॉइंट, द थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज स्टेट्स दैट, थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज देखना क्या कहती है, नेशनल वेल्थ एंड पावर आर बेस्ट सर्व्ड बाय इंक्रीज, ये कौन कहकर गया था? बोलते चलो, ये कौन कहकर गया था? नेशनल वेल्थ एंड पावर आर बेस्ट सर्व्ड बाय इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट्स एंड डिक्रीजिंग इंपोर्ट्स, मर्केंटलिस्ट। nations can increase their economic well-being by specializing in the production of goods they produce more efficiently than anyone else. यही है, एक बार बाकी और पढ़ लेते हैं, that the value or price of a commodity depends exclusively on the amount of labor going into its production and therefore factor prices will be the same. ये ना यहां तक तो फिर भी सही बोल रहा था, क्योंकि जो एब्सोल्यूट एडवांटेज है उसने सिर्फ एक ही मतलब प्राइस ऑफ द कमोडिटी को एक्सक्लूसिवली सिर्फ किस पर डिपेंड करा था? लेबर पर, एंड देयरफॉर फैक्टर प्राइसेस विल बी द सेम, तो कुछ भी बोल दिया, तो इसलिए ये गलत। डिफरेंसेस इन एब्सोल्यूट एडवांटेज एक्सप्लेन्स डिफरेंसेस इन फैक्टर एंडाउमेंट्स, हाँ नहीं नहीं, यहां तक तो लोगों को मालूम भी नहीं था कि ऐसा कुछ होता है। हाँ, तो कौन सा वाला? बी पॉइंट इज द करेक्ट आंसर, राइट? ये देखो ना क्या लिखा है, नेशंस कैन इंक्रीज देयर इकोनॉमिक वेलबींग, हाँ, बाय स्पेशलाइजिंग प्रिंसिपल्स ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, क्या कहता है? स्पेशलाइजेशन। और प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर किसने बोला था? एडम स्मिथ, यानी कि वही एब्सोल्यूट एडवांटेज in the production of goods and they produce more efficiently than anyone else. मैं दुनिया में जो गुड्स बाकी सबके कंपैरिजन में भी सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करूंगा, उसमें मुझे क्लियर कट एब्सोल्यूट एडवांटेज होगा, मैं वो करूंगा। इज दैट क्लियर? Which of the following theories advocates that countries should produce those goods for which it has the greatest relative advantage? greatest absolute word बोला या relative बोला है? रिलेटिव एडवांटेज, रिलेटिव यानी कंपैरेटिव एडवांटेज, है ना? तो कौन सी थ्योरी? थ्योरी का नाम तो बोलो कौन सी है? कंपैरेटिव एडवांटेज। मॉडर्न थ्योरी, मॉडर्न थ्योरी तो हेक्सर-ओलियन है, फैक्टर एंडाउमेंट भी हेक्सर-ओलियन है, और ये भी हेक्सर-ओलियन ही है, मतलब नन ऑफ द अबव, राइट? क्योंकि इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सी थ्योरी है? डेविड रिकार्डो की कंपैरेटिव एडवांटेज। ओके, फोर्थ, which of the following holds that a country can increase its wealth by encouraging exports and discouraging imports? Mercantilist, capitalism, socialism, laissez-faire, mercantilism। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? mercantilism, है ना? ओके, फिर इसके बाद फिफ्थ, given the number of labor hours to produce cloth and grain, बस वो उन्होंने cloth and grain में वो wheat की जगह grain लिख दिया, राइट? In two countries, which country should produce grain? सवाल सुनना दोस्तों, which country should produce grain? ओके, तो आप इस टेबल में देखें और मुझे बताइए कि कौन से देश को ग्रेन प्रोड्यूस करना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, ग्रेन फर्स्ट रो में लिखा है सेकंड रो में? सेकंड रो में ग्रेन लिखा, हाँ, तो कौन सी कंट्री को ग्रेन प्रोड्यूस करना चाहिए? कंट्री ए को ग्रेन प्रोड्यूस करना चाहिए। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप गलत हैं। नहीं, एक मिनट, आपने ए बोला था ना? हाँ, तो ए में तो ग्रेन ज्यादा ही ना। एक मिनट देखो, क्लोथ कहाँ ज्यादा है? कंट्री बी में है और ये कंट्री ए में है ना, ऐसे ही बनना चाहिए ना बॉक्स,
है ना। ध्यान रखना इस क्वेश्चन के अंदर आईसीआई ने स्मार्टली पता है यहां पर क्या लिखा, आउटपुट लिखा है क्या या लेबर के आवर्स लिखे हैं, आवर्स। और जब हमने स्टडी मटेरियल में पढ़ा था तो वहां पर आवर्स लिखे थे, वहां आउटपुट था, आउटपुट था। तो आउटपुट ज्यादा अच्छा और आवर्स कम अच्छे, बोलो, ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। यहां पर आप देखना यार एग्जाम में क्या रहता है, जरा जरा से में 2-5 नंबर निकल लेते हैं इधर उधर। दिस इज नॉट आउटपुट। ये टेबल देख के आउटपुट समझे क्या? दिस इज नॉट आउटपुट, दिस इज लेबर आवर्स। लेबर आवर्स ज्यादा अच्छे या कम अच्छे? कम अच्छे। हाँ, तो फिर ग्रेन में कहां कम लेबर आवर्स लग रहे हैं? बी में। तो कौन सी कंट्री ने ये काम करना चाहिए? कंट्री बी ने ये काम करना चाहिए और कंट्री ए ने ये काम करना चाहिए, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कंट्री बी, ठीक है। कंट्री बी इज द करेक्ट आंसर, ओके। हाँ जी, 6th पॉइंट, अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज। थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज यानी किसने आविष्कार किया था? डेविड रिकार्डो ने, है ना, ओके। अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज, नहीं, एब्सोल्यूट एडवांटेज एडम स्मिथ। हाँ, तो कंपैरेटिव डेविड रिकार्डो, ओके। अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज, ट्रेड इज अ जीरो सम गेम। आगे पढ़ने की इच्छा ही नहीं हो रही है तो मर्केंटलिस्ट व्यू आ गई। ट्रेड इज नॉट अ जीरो सम, आगे पढ़ लेते हैं। So that the net change in wealth or benefits among the participants is positive। देखा जाए तो नहीं, हाँ या ना बी में? हाँ, कंपैरेटिव एडवांटेज ने क्या जीरो सम गेम बोला या नहीं बोला? नहीं बोला। और जो नेट चेंज इन वेल्थ होगा या बेनिफिट्स होगा अमंग द पार्टिसिपेंट्स, वो नेगेटिव हो जाएगा कि इंटरनेशनल ट्रेड से पॉजिटिव? यानी ये स्टेटमेंट अपने आप में करेक्ट है। नथिंग डेफिनेट कैन बी सेड अबाउट द गेन्स फ्रॉम ट्रेड। नहीं, नथिंग डेफिनेट क्या, बंदा तो डेफिनेट बात बोल के गया था कि आप तो करो इंटरनेशनल ट्रेड, आपका फायदा होगा। गेन्स फ्रॉम ट्रेड डिपेंड्स अपॉन फैक्टर एंडाउमेंट्स, ये तो हेक्शर ओहलेन है। हाँ, तो कौन सा वाला लगा दें? बी। इज दैट क्लियर? ओके, वो सही था बी वाला, है ना। Given the number of labor hours to produce wheat and rice in 2 countries and that these countries specialize and engage in trade at a relative price of कितना? 1:1, what will be the gain of कौन सी कंट्री? कंट्री एक्स। अब इस बार देखना वापस से इन्होंने एक नई चाल चली है। आज तक ये कंट्री यहां लिखते थे और प्रोडक्ट यहां लिखते थे, अभी इन्होंने कंट्रीज की प्लेस स्विच कर दी, प्रोडक्ट वहां। चलो, हमें किसका गेन निकालना है आप तो ये बताओ। हमें कंट्री एक्स का गेन निकालना है, यानी हम तो कंट्री एक्स के वासी हो गए। हाँ, अब हमें बताना है कि ये जो कंट्रीज है क्या कर रही? स्पेशलाइज कर रही। स्पेशलाइज कर रही का मतलब समझते हो? एक कंट्री दोनों काम नहीं करेगी, एक कंट्री एक काम करेगी। हाँ, तो अपने जनरल नॉलेज से बताइए कि कंट्री एक्स ने व्हीट बनाना चाहिए या राइस? कंट्री वाई ने व्हीट बनाना चाहिए या राइस? आप क्या कह रहे हो? कंट्री एक्स क्या करे? व्हीट। क्यों? ये तो कम है ना, तो 10/20 है। अरे हाँ, ये लेबर आवर्स लिखे। हाँ, तो लेबर आवर्स जहां कम होंगे वो ज्यादा अच्छा। तो यहाँ पर लेबर आवर्स सिर्फ कितने हैं? 10। और यहाँ लेबर आवर्स कितने हैं? 10। इज दैट क्लियर? तो कंट्री एक्स कौन सा काम करेगी जिंदगी में? व्हीट। कंट्री वाई कौन सा काम करेगी जिंदगी में? राइस। अच्छा, ये दोनों जो हैं वो एक दूसरे से एक्सचेंज कर रहे हैं, सीए इंटर एक्सचेंज कर रहे हैं। हाँ, और रेशो क्या है एक्सचेंज का? 1:1, राइट? 1:1 है ना। तो ये 10 बना रहा है और वो उसकी जगह 20 बना सकता है, और ये 10 देगा इधर तो अपन तो 20 कर सकते हैं। हाँ, है ना। दो चीजें यहां पर, एक तो 10 और 20 यूनिट्स नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात, अब एक्सचेंज के एरो ऐसे नहीं बनेंगे। अरे क्या राइस और व्हीट आपस में एक्सचेंज करेंगे क्या? कंट्रीज करेंगे एक्सचेंज। हाँ, कंट्रीज करेंगे एक्सचेंज। तो ध्यान रखना, जो एक्सचेंज होगा ना वो ऐसे होगा एक्सचेंज। इज दैट क्लियर? ओके, तो कंट्री एक्स जो बनाएगी वो इधर देगी, और कंट्री वाई जो बनाएगी वो इधर देगी, कंट्री एक्स को राइस दे देगी, है ना। फायदा कैसे निकालें यार? तो फायदा यूनिट्स में निकालना ही नहीं, जो ऑप्शंस दे रखे हैं किस टर्म्स में दे रखे हैं? आवर्स। तो देखा जाए तो कंट्री एक्स की बात करें, ये व्हीट बनाते तो 10 घंटे लगते हैं, 1 यूनिट ऑफ व्हीट में इनको 10 आवर्स लगते हैं, और 1 यूनिट ऑफ राइस में कितने आवर्स लगते हैं? 20 आवर्स। उसकी बजाय इन्होंने समझदारी करी,
इन्होंने 1 यूनिट ऑफ वीट बनाकर इधर दे दिया और उसके बदले में 1 यूनिट ऑफ राइस ले लिया। 1 यूनिट ऑफ राइस अगर ये खुद से बनाते तो कितने आवर्स लगते? 20 आवर्स। पर वही काम 10 आवर्स करके एक्सपोर्ट करके हो गया, ने कितना सेव हुआ? इज दैट क्लियर? बोलो। ये कंट्री एक्स का सेविंग हुआ, इतना ही कंट्री वाई का सेविंग हुआ, तो टोटल ग्लोबल सेविंग्स कितनी हो जाएगी? ग्लोबल सेविंग्स 20 होगी, लेकिन हमसे सिर्फ किसका पूछा है? एक्स का। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, 8th point, assume India and Bangladesh have the unit labor requirements for producing tablets and mats shown in the table below. It follows that labor cost hours for production of 1 unit. इंडिया में दोस्तों अगर टेबल्स बनती हैं तो 3 टेबल्स बनती है, 3 आवर्स लगते हैं, 3 आवर्स लगते हैं, 3 आवर्स लगते हैं। और वही काम बांग्लादेशी इंसान देख रहे हो कितना समय लगा, ओ वहां पर उसको टेबल बनाने में कितना समय लगता है? 8 घंटे। इंडिया वाले मैट्स कितने समय में बना देते हैं? 2 आवर्स। लेकिन बांग्लादेशी तो पक्का निकला है, सिर्फ कितने समय में बना लेता है? 1 आवर्स। यानी केस कंपैरेटिव एडवांटेज का या एब्सोल्यूट का? क्या कंपैरेटिव? एब्सोल्यूट है। कंपैरेटिव किसको बोलते हैं और एब्सोल्यूट किसको बोलते हैं, समझते हो क्या? एब्सोल्यूट मतलब एक में एक को क्लियर कट फायदा है और दूसरे में दूसरे को क्लियर कट फायदा है, वो एब्सोल्यूट है। और कंपैरेटिव मतलब इसमें भी यही कंट्री अच्छी और दूसरे प्रोडक्ट में भी यही कंट्री अच्छी, वही है क्या? एक बार बताना, हो सकता है मुझसे। टेबल में कौन अच्छा है बताओ, बांग्लादेश या इंडिया? इंडिया, क्योंकि वो कम समय में बना रहा है। मैच में भी इंडिया ही अच्छा है, बांग्लादेश अच्छा है? बांग्लादेश। कौन सा एडवांटेज? एब्सोल्यूट। ठीक है, हम एब्सोल्यूट एडवांटेज में चल रहे हैं। ओके, क्वेश्चन क्या है वो तो देखें। बांग्लादेश हैज अ कंपैरेटिव एडवांटेज इन मैच। अपन ने क्या डिसाइड करा था कि इंडिया, टेबल में इंडिया अच्छा है बांग्लादेश अच्छा है? टेबल में बताओ, टेबल्स में इंडिया अच्छा है बांग्लादेश? इंडिया। मैच में इंडिया है बांग्लादेश? बांग्लादेश अच्छा है ना, मैच वो सिर्फ 1 घंटे में ही बना पा रहा है। ओके, सो बांग्लादेश हैज अ कंपैरेटिव एडवांटेज इन मैच, यस और नो? इंडिया हैज अ कंपैरेटिव एडवांटेज इन टेबल्स, यस और नो? Bangladesh has an absolute advantage in match, yes or no? All the above are true. बोलो आंसर। All the above are true, क्योंकि बांग्लादेश को यहाँ कंपैरेटिव एडवांटेज है, इंडिया को यहाँ कंपैरेटिव एडवांटेज है, बांग्लादेश को यहाँ एब्सोल्यूट एडवांटेज है, इंडिया को यहाँ पर एब्सोल्यूट एडवांटेज। राइट, ऑल द अबव आर ट्रू। कंपैरेटिव एडवांटेज रेफर्स टू, कंपैरेटिव एडवांटेज का देखना मीनिंग क्या है? अ कंट्रीज एबिलिटी to produce some good or service at the lowest possible cost compared to other countries. True or false? False. क्योंकि कंपैरेटिव एडवांटेज का मतलब ये नहीं होता है कि मैं बाकी सबसे लोएस्ट हूं, वो एब्सोल्यूट में होता है कि मैं बाकी सबसे लोएस्ट में हूं, है ना? अ कंट्रीज एबिलिटी टू प्रोड्यूस सम गुड और सर्विस at a lower opportunity cost than other countries. True है ना? A country's ability to produce some good or service at a lower opportunity cost than other. हाँ, कुछ गुड्स और सर्विसेज में अच्छा डिफरेंस क्या है? यहां लिखा है लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट और यहां लिखा है लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट इज अ फीचर ऑफ। चलिए दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 9 हम कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 9 में ये बताइए कि यहां पर अगर हम लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट में प्रोड्यूस कर पा रहे हैं तो क्या वो कंपैरेटिव है या वो तो एब्सोल्यूट हो गया? एब्सोल्यूट हो गया। लेकिन अगर हम रिलेटिवली लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में प्रोड्यूस कर पा रहे हैं देन इट बिकम्स व्हाट? कंपैरेटिव। राइट, यानी कि जो 9th का आंसर है वो कौन सा वाला हो जाएगा? बी हो जाएगा। एक बार सी और डी फिर भी आप देख लो दोस्तों। यहां पर सी पॉइंट क्या है? चूजिंग अ प्रोडक्टिव मेथड विच यूजेस मिनिमम ऑफ द अबंडेंट फैक्टर। ये तो कुछ भी है, अबंडेंट फैक्टर तो उसमें था हेक्सर-होलिन, और वहां पर अबंडेंट फैक्टर का मिनिमम यूज करते थे, अबंडेंट को तो और ज्यादा यूज करते थे। एक मिनट, अबंडेंट का मीनिंग तो मालूम है ना? अबंडेंट यानी कोई सी चीज जो बहुतायात में बहुत सारी अवेलेबल, और स्कैरसिटी यानी जो कम अवेलेबल है। ओके, रिकॉर्डो एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज। वैसे कंपैरेटिव इन्होंने ही समझाया था क्या? ओके, ऑन द बेसिस ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट,
क्या डेविड रिकॉर्डो ने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में समझाया था, या डेविड रिकॉर्डो की थ्योरी पर वो हार्बलर आए थे उन्होंने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोला था? उन्होंने, डेविड रिकॉर्डो ने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वर्ड यूज किया था क्या? नहीं। ओके, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, सीए फाउंडेशन। इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इकोनॉमीज ऑफ स्केल वर्ड सुना हुआ लग रहा है, ये तो न्यू ट्रेड थ्योरी वाले। द लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू, द लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू, राइट। यानी 10 का कौन सा वाला पॉइंट करेक्ट है? डी। ओके, अब हम दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट कैटेगरी पर आ रहे हैं, विच इज एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चंस। हाँ जी, किसकी बात कर रहे हैं हम? एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चंस की अब हम बात कर रहे हैं। ओके, अब ये जो एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चंस है ना, इसके अंदर जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके अंदर आईसीआई ने एक ऐसी चीज पूछ ली जो उन्होंने समझा ही नहीं यूनिट में। मैं आपको समझा देता हूं, ठीक है? ओके, उसके लिए सबसे पहले अपन एक काम करते, चलो ऐसे ही समझा देता हूं मैं। हाँ जी, लेट अस से यहां पर मैं लिख रहा हूं ईयर 2010 और यहां पर मैं लिख रहा हूं ईयर 2022। यहां पर मैं लिख रहा हूं एक्सपोर्ट और यहां पर मैं लिख रहा हूं इंपोर्ट। इंडिया कौन सी कमोडिटी इंपोर्ट करता है? फॉर एग्जांपल क्रूड ऑयल, है ना। लेट अस सपोज कि जब हम 2010 में इंपोर्ट करते थे तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस में डॉलर रुपीस को इग्नोर कर रहा हूं, लेट अस से कि तब हमें $80 पर बैरल में क्रूड ऑयल मिलता था। $80 पर बैरल में क्रूड ऑयल मिलता था। लेकिन आज की तारीख में क्रूड ऑयल के प्राइसेस हो गए लेट अस से $100 पर बैरल। यानी हमारे इंपोर्ट्स महंगे हुए या नहीं हुए? हुए, राइट। आखिर कितने महंगे हुए? तो अगर कोई पूछे कितना टाइम्स हो गया आपका इंपोर्ट का जो बिल है, पहले आप वही 1 बैरल 80 में इंपोर्ट करते थे, अब वही 1 बैरल कितने में आ रहा है? 100 में आ रहा है, राइट। तो आखिर कितना गुना महंगा हो गया? चीजें कितना गुना हो गई है? ये 1 गुना है या 1 गुना से ज्यादा है? 1 गुना से ज्यादा है, 1.25 गुना। कैसे निकालोगे? $100 डिवाइडेड बाय 80, यानी कि जो आपके इंपोर्ट से वो कितने टाइम्स हो गए? 1.25 टाइम्स हो गए, है ना। इसको हम लिखते हैं 125। क्या लिखते हैं हम इसको? 125। यानी हम मन ही मन मान लेते हैं कि हे $80 तू कितने के बराबर है? 100 के बराबर है। तो फिर $100 कितने के बराबर हो गया? 125 के बराबर। मतलब जब भी इंडेक्स बनाया जाता है ना, हम इंडेक्स कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसमें उस चीज को 100 के बराबर सेट कर देते हैं, राइट। तो हमने $80 को किसके बराबर सेट कर दिया? आवर बेस प्राइस इज 100, बट राइट नाउ इट इज अवेलेबल एट $100। तो $100 डिवाइडेड बाय 80 करोगे तो वो 100 के रिस्पेक्ट में निकल जाएगा कि जो चीजें वहां 100 की मिलती थी अब वो कितने की मिलने लग गई? 125 की, राइट। इंडिया कौन सी चीज एक्सपोर्ट करता है? तो लेट से इंडिया एक्सपोर्ट करता है अपनी सॉफ्टवेयर सर्विसेज, बिलिंग करता है ना। तो लेट से पहले इंडिया बिलिंग करता था $60 पर आवर की, लेकिन अब लेट से इंडिया बिलिंग करता है $72 पर आवर की। तो एज्यूमिंग कि $60 100 के बराबर है तो 72 कितने के बराबर? है ना 120, है ना। 1.2 टाइम्स हो गया ना 120, राइट। तो ये हो जाएगा 120, है ना। ये जो 100 है और 120 ये कहलाते हैं प्राइस इंडेक्स। क्या कहलाते हैं? प्राइस इंडेक्स। जिसमें एक्सपोर्ट प्राइस इंडेक्स कितना हो गया हमारा? 120 और इंपोर्ट प्राइस इंडेक्स कितना हो गया? 125। अब कोई आपसे रास्ते चलते पूछ ले यार भाई प्राइस इंडेक्स समझते हो क्या? हमने कहा प्राइस इंडेक्स यानी वो प्राइसेस किस स्पीड से बढ़ रही है। भाई एक्सपोर्ट प्राइस इंडेक्स समझते हो क्या? हमने कहा जो हम एक्सपोर्ट करते हैं उसकी प्राइसेस किस स्पीड से बढ़ रही है। इंपोर्ट प्राइस इंडेक्स यानी इंपोर्ट की प्राइसेस किस स्पीड से बढ़ रही है, राइट। अगर उसने पूछ लिया कि भाई एक्सपोर्ट प्राइस इंडेक्स 120 आ रहा है, इसका मीनिंग समझाओ, तो आप क्या मीनिंग समझाओगे? कि बेस ईयर में हम जिस रेट पर उस चीज को एक्सपोर्ट करते थे उसके 120% पर, यानी 100 रुपए पे चीज एक्सपोर्ट करते थे, तो आज वही चीज हम 120 रुपए में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? बोलो प्राइस इंडेक्स का मीनिंग समझ में आया क्या? हाँ। अब इसके बाद देखा जाए तो इंडिया फायदे में है या नुकसान में है? सीए इंटर, अगर ये कहानी चल रही है इंडिया अभी फायदे में है या इंडिया नुकसान में है? नुकसान में है। बोलो, क्योंकि हम जो चीजें इंपोर्ट करते थे वो ज्यादा स्पीड से महंगी हो गई, उनका प्राइस इंडेक्स 100 से 125 पहुंच गया, और जो चीजें एक्सपोर्ट करते थे उसका प्राइस इंडेक्स सिर्फ 100 से कहां पहुंचा? 120 पर। तो यहां पर एक और हम रेशो कैलकुलेट कर सकते हैं और वो रेशो होता है कि आखिर हमारा एक्सपोर्ट का प्राइस इंडेक्स डिवाइडेड बाय इंपोर्ट का प्राइस इंडेक्स आखिर कितना है। एक बार कैलकुलेट करके बताओ कितना आता है? 0.96 आ रहा है।
हाँ ओके। इंडिया पता है क्या कोशिश करेगा कि ये जो नंबर है 0.96 हो या फिर ये एटलीस्ट 1 तो हो ही हो, 1 तो हो ही हो, इनफैक्ट 1 से ऊपर जाए, ताकि जो हम चीजें एक्सपोर्ट करते हैं वो उनका प्राइस हमें और ज्यादा ज्यादा मिले। मान लो 60 की जगह क्या मिले, 80 मिले, 80 की जगह क्या मिले, 100 मिले। तो अब ये जो नंबर है 0.96 आएगा या 1 और 1 से ऊपर निकल जाएगा, 1 से ऊपर निकल जाएगा। इस नंबर को, ये जो भी हमने नंबर कैलकुलेट कर दिया है ना, प्राइस इंडेक्स ऑफ एक्सपोर्ट डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स ऑफ इंपोर्ट, इस नंबर को दुनिया कहती है टर्म्स ऑफ ट्रेड। क्या कहती है? टर्म्स ऑफ ट्रेड। इंडिया का टर्म्स ऑफ ट्रेड इंप्रूव हुआ या खराब हो गया? खराब हो गया, राइट? बोलो। यानी ज्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा हूं। पहले हम अगर 1 यूनिट एक्सपोर्ट करते थे और उसके बदले में 1 यूनिट इंपोर्ट कर पाते थे, तो अब हम 1 यूनिट एक्सपोर्ट करके 1 यूनिट इंपोर्ट ही नहीं कर सकते, क्योंकि इंपोर्टेड आइटम ज्यादा महंगी हो गई। अब हम 1 यूनिट एक्सपोर्ट करके सिर्फ कितनी यूनिट ही उसके बदले में इंपोर्ट कर सकते हैं? 0.96 यूनिट इंपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि 100 की चीज 125 हो गई है। जो इंपोर्ट करते थे ना चीजें, वो 100 की कितनी हो गई? 125। और जो एक्सपोर्ट करते थे वो 100 के कितने हुए? सिर्फ 120। तो अब क्या उतना ही एक्सपोर्ट करके उतना ही इंपोर्ट कर सकते हैं, या आप उतना एक्सपोर्ट करके सिर्फ जितना इंपोर्ट कर पाते थे उसका 0.96 ही इंपोर्ट कर पाओगे, उसका 0.96 ही इंपोर्ट कर पाओगे? दिस इज कॉल्ड एज टर्म्स ऑफ ट्रेड। बोलो, ठीक है? ओके। तो प्राइस इंडेक्स का मीनिंग समझे, यानी बेस ईयर से आखिर कितना आपको रेट ज्यादा मिल रहा है। इंपोर्ट प्राइस इंडेक्स यानी इंपोर्टेड आइटम जो बेस ईयर की प्राइसेस थी उससे अभी कितनी महंगी हो गई। और जिस दिन एक्सपोर्ट डिवाइडेड बाय इंपोर्ट कर दिया ना प्राइस इंडेक्स, तो ये क्या आ जाएगा? टर्म्स ऑफ ट्रेड। अगर ये 1 या उससे ऊपर है मतलब आपकी एक्सपोर्टेड आइटम ज्यादा वैल्यू कमांड कर रही है, और अगर ये 1 से नीचे मतलब एक्सपोर्ट आइटम ने तो वैल्यू उतनी नहीं बढ़ाई जितनी इंपोर्टेड आइटम की वैल्यू बढ़ गई। बोलो, ठीक है? ओके दोस्तों, ये लिखवा मैं आपको बाद में दूंगा, अभी के लिए अपन पहले ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? The price index for exports of country A in year 2012, base year इनका क्या है? 2000, was 116.1। यानी इनका प्राइस इंडेक्स फॉर एक्सपोर्ट्स कितना है? 116.1। इसका मीनिंग समझाओ। इसका मीनिंग ये है कि वर्ष 2000 जो बेस ईयर था तब ये इंडेक्स कितने पर सेट हुआ होगा? 100 पर ही होता है सारा इंडेक्स, है ना, वो डिफॉल्ट असम्पशन। और 2012 में वो कहां पहुंच गए? 116.1। यानी देखा जाए तो जो एक्सपोर्टेड आइटम्स हैं जो हम एक्सपोर्ट करते हैं वो 16.1% से उनके रेट्स बढ़े हैं। एंड द प्राइस इंडेक्स फॉर कंट्री एज इंपोर्ट्स वाज 120.2। ओ मतलब जो इंपोर्टेड चीजें वो 20.2% से महंगी हुई है। व्हाट डू दिस फिगर्स मीन? वही जो अभी मैं आपको समझा रहा हूं, that our exported items rates have increased by 16.1%, whereas the imported item rates have increased by 20.2% as compared to the base year. Calculate the index of terms of trade. तो terms of trade यानी 120.2 divided by 116.1। नहीं, एक्सपोर्ट डिवाइडेड बाय इंपोर्ट। तभी भाई आपका अच्छा बड़ा नंबर आएगा तो अच्छा दिखेगा, वो कभी अच्छा आएगा जब एक्सपोर्ट आपका बढ़ेगा। कितना आता है हमारा इंडेक्स? 0.965 आ रहा है ना? इट इज द इंडेक्स ऑफ टर्म्स ऑफ ट्रेड। हाउ डू यू इंटरप्रीट द इंडेक्स ऑफ टर्म्स ऑफ ट्रेड? ये जो 0.965 आ रहा है आप इसको कैसे इंटरप्रीट करते हो? तो इसका सिंपल सा मीनिंग है कि पहले बेस ईयर में जब हम 1 यूनिट एक्सपोर्ट करके अगर 1 यूनिट इंपोर्ट कर पाते थे, तो अब हम 2012 में 1 यूनिट एक्सपोर्ट करके सिर्फ 0.965 यूनिट ही इंपोर्ट कर पाएंगे। इज दैट क्लियर? बोलो। इसका एक बार फर्स्ट पॉइंट का सोल्यूशन देख लेते हैं यार। The price index for exports of country A in year 2012 was 116.1, means that compared to year 2000 its export prices were 16.1% above the base। वैसा ही उसमें भी लिखा है। ओके, इंडेक्स ऑफ ट्रेड, ये जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है उसका फॉर्मूला क्या है? प्राइस इंडेक्स ऑफ एक्सपोर्ट्स डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स ऑफ इंपोर्ट्स, वो इंटू 100 तो करना ही रहेगा। ओके, तो ये कितना आता है? 96.6 आता है, मतलब वो जो अपन ने कैलकुलेट करा था 0.966 वो इंटू 100 करके, राइट? Terms of trade is the ratio of the price of a country's export commodity to the price of its import commodity, यानी export commodity का price index divided by import commodity का price index. The figure 96.6 means that each unit of country A's export in 2012 exchanged for 3.4% fewer units
ऑफ इंपोर्ट देन इन दी बेस ईयर, यानी वही 96 पॉइंट, यानी वही 0.96 यूनिट्स ही हम इंपोर्ट कर पाए। इज दैट क्लियर? कितनी यूनिट्स हम कम इंपोर्ट कर पाए? 3.4% हम कम इंपोर्ट कर पाए। क्या क्लियर है? ओके। टर्म्स ऑफ ट्रेड का ये आप नोट करना चाह रहे हो क्या, जो मैंने यहाँ पे लिखा है? कर लिया आपने नोट? ओके। टर्म्स ऑफ ट्रेड की मैं डेफिनेशन थोड़ी सी यहाँ पर लिखवा देता हूं, मतलब वन लाइनर है। It can be interpreted, it can be interpreted as the amount of import goods. It can be interpreted as the amount of import goods an economy कैन परचेज। यही तो है कि आखिर आप कितना इंपोर्ट गुड्स परचेज कर पाओगे फॉर एवरी 1 यूनिट ऑफ एक्सपोर्ट। कैन परचेज पर यूनिट ऑफ एक्सपोर्ट गुड्स। ठीक है, चलिए अब बनाते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 पर पधारेंगे दोस्त। The table below shows the number of labor hours required to produce wheat and cloth in two countries X and Y। जान पहचान का है, ये कंट्री X है, कंट्री Y है। 1 यूनिट ऑफ क्लोथ और 1 यूनिट ऑफ, ये 4 क्या है? 4 आवर्स है या फिर ये 4 यूनिट्स है? ये आवर्स है ना, ये 4 आवर्स है, ये भी 1 आवर है, 2.5 आवर्स है और 2 आवर्स। कंपेयर द प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इन बोथ कंट्रीज इन रिस्पेक्ट ऑफ बोथ कमोडिटीज। हमें क्या करना है? लेबर की प्रोडक्टिविटी को कंपेयर करना है, राइट? लेबर की प्रोडक्टिविटी देखा जाए तो क्लोथ बनाने में कौन सी कंट्री का लेबर ज्यादा प्रोडक्टिव है? एक्स का या वाई का? वाई का, क्योंकि वो 1 घंटे में 1 यूनिट बना देता है ना, यही तो लिखा है। 1 यूनिट ऑफ क्लोथ बनाने में कंट्री एक्स वाले को 4 आवर्स लगते हैं, कंट्री वाला धनाधन 1 आवर में बना देता है। मतलब कौन सा लेबर ज्यादा प्रोडक्टिव है? यहाँ पर कंट्री वाई का लेबर ज्यादा प्रोडक्टिव है। ओके। 1 यूनिट ऑफ व्हीट बनाने में कौन है ज्यादा प्रोडक्टिव है? कंट्री एक्स ज्यादा प्रोडक्टिव है। बोलो। ओके। अब यहां पर हम प्रोडक्टिविटी को एक और दूसरा तरीका उससे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। यहाँ पे तो आवर्स 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 लिखे हैं, हम 1 आवर को बेस बना सकते हैं और देखते हैं कि 1 आवर में कौन कितना प्रोड्यूस कर सकता है। तो देखा जाए तो क्लोथ बनाने में इसको 1 यूनिट बनाने में कितने आवर्स लगते हैं? 4 आवर्स। अब आप इसको 1 आवर दोगे तो कितना क्लोथ बना पाएगा? जो बोलोगे वो सही भी हो जाएगा। कितना क्लोथ बना पाएगा? 0.25 यूनिट्स ही क्लोथ का बना पाएगा। इट इज हिज प्रोडक्टिविटी पर आवर। पर आवर ही कैन प्रोड्यूस ओनली 0.25 यूनिट्स। अच्छा, अगर इसको व्हीट बनाने का बोलेंगे तो 2 घंटे में 1 यूनिट बनाता है, पर हम अगर इसको 1 घंटा ही अलाउ करेंगे तो कितना? 0.50 यूनिट। ये हो गई इसकी प्रोडक्टिविटी पर आवर। ओके। इधर देखा जाए तो प्रोडक्टिविटी कितनी आ जाएगी? 1 ही आ जाएगी, क्योंकि 1 आवर में 1 यूनिट बनाता है तो 1 आवर में 1 ही बनाएगा। ये 2.5 आवर्स में 1 यूनिट बनाता है, तो 1 आवर में कितनी यूनिट बनाएगा? 0.4 यूनिट्स, है ना? ओके, हाँ जी। तो अब देखा जाए तो अब जो मैंने डेटा लिखा है वो आवर्स लिखा है या अब यूनिट्स लिख दिए? यूनिट्स। यूनिट्स में हम कौन सा काम, किससे कौन सा काम करवाएंगे? जिसकी यूनिट ज्यादा है। तो देखा जाए तो क्लोथ में ये 0.25 यूनिट बना पा रहा है, जबकि अगला कितनी यूनिट बना देता है? 1। यानी देखा जाए तो इसको एब्सोल्यूट एडवांटेज है। व्हीट के केस में ये 0.4 बनाता है तो ये कितना बना देता है? 0.5, यानी इसको यहां पर एब्सोल्यूट एडवांटेज है। तो किसका एब्सोल्यूट एडवांटेज का चल रहा है? कंपैरेटिव का एब्सोल्यूट, क्योंकि यहाँ पे क्लियर कट ही एब्सोल्यूट एडवांटेज। इज दैट क्लियर? ओके। Which country has absolute advantage in the production of wheat? नाम बोलो। हाँ, wheat में किसको? कंट्री एक्स को। Which country has absolute advantage in the production of cloth? Y. If there is a trade, which commodity should these countries produce? जिसमें आपको absolute advantage है, यानी कंट्री एक्स should produce wheat and country Y should produce cloth. What are the opportunity cost of each commodity? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालने का सवाल आ गया दोस्तों। हमें बताना है कि आखिर इन कमोडिटीज की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आखिर क्या है। नहीं, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं, ये तो प्रोडक्टिविटी लिखी हुई है।
अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखना कैसे होगी, क्लोथ है 0.25 यूनिट्स क्लोथ की बनानी है, बना लो, पर अगर आप 0.25 यूनिट्स क्लोथ की बनाओगे तो आपका कितना वीट जाएगा, 0.5 वीट जाएगा। तो 0.25 यूनिट्स क्लोथ को प्रोड्यूस करने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है 0.5 यूनिट्स ऑफ वीट। Opportunity cost is the amount of second commodity that you have to sacrifice, give up to release just enough resources to produce 1 unit of first commodity. Okay, but अभी जो हमने प्रोड्यूस करा है वो 1 यूनिट प्रोड्यूस करा फर्स्ट कमोडिटी का, सिर्फ 0.25 के लिए 0.5 सेक्रीफाइस करना पड़ता है, यानी 1 यूनिट के लिए कितनी यूनिट सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, 2 यूनिट्स। तो यहां पर 1 यूनिट ऑफ क्लोथ की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है 2 यूनिट्स ऑफ व्हीट। यहां पर 1C को बनाने में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है 2W और 1W को बनाने में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है 0.5C। सिमिलरली यहां पर कंट्री वाई में, चलो मैं नहीं बता रहा हूं, पहले इस डेटा से बताओ, और ये तो इतना आसान है कि मैं क्या बताऊं, क्योंकि यहां पर वन ऑफ द कमोडिटी की यूनिट ही 1 है। तो अगर इसका 1 बनाना है, अगर इसका 1 क्लोथ बनाना है तो इसका 0.4W सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। यूं ही निकल गया कि यहां पर जो 1C है उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, 0.4W। अब आप एक बात बताओ कि फिर क्लोथ बनाने में कहां समझदारी है, कंट्री एक्स में समझदारी है क्लोथ बनाने में या वाई में समझदारी है, सी इंटर एक्स में समझदारी है वाई, वाई, क्योंकि एक्स में बनाओगे तो 1C बनाने के चक्कर में 2W गंवाने पड़ेंगे, और यहां 1C बनाएंगे तो चलो 0.4W ही जाएगा, तो यहां अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम है, यानी हमें क्लोथ कहां बनाना चाहिए, वाई में, और वो आ भी रहा है कि क्लोथ का हमने यही बॉक्स लगाया था। इज दैट क्लियर? ओके। वीट कहां बनाना चाहिए, तो वीट की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहां कम है, यहां वीट अगर बनाएंगे तो 0.5C का नुकसान होगा, यहां 0.4, ओ एक मिनट, पहले 1W के लिए निकालना पड़ेगा ना, निकल जाएगा ना, 0.4W बनाना है तो 1C का नुकसान करना है, तो अगर पूरा 1W बनाना है तो कितने C का नुकसान करना पड़ेगा, 2.5C, यानी कि 1W का यहां पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, 2.5। ओके, तो यहां 1W की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है 0.5C, और यहां उसी 1W की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है 2.9। ना बाबा ना, यहां वीट बना मत लेना, नहीं तो 2.5C का नुकसान हो जाएगा, इधर क्लोथ ही बनाते रहो, इधर क्या बनाएंगे, वीट बनाएंगे, और अपना भी आंसर यही निकला था ना कि वीट हम कहां बनाएंगे, कंट्री एक्स में। इज दैट क्लियर? वो चीज दोस्तों वहां पर उन्होंने लिखी हुई, व्हाट आर द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ ईच कमोडिटी। नाउ लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। Countries Roseland and Daisyland have a total of 4,000 hours each of labor available each day। यानी डेली बेसिस पर इन दोनों कंट्रीज के पास कितने आवर्स अवेलेबल है, 4,000 अवेलेबल है टू प्रोड्यूस शर्ट्स एंड ट्राउजर्स। बोथ कंट्रीज यूज इक्वल नंबर ऑफ आवर्स ऑन ईच गुड ईच डे, यानी आउट ऑफ 4,000 आवर्स 2,000 आवर्स ये शर्ट बनाते, 2,000 आवर्स ट्राउजर्स बनाते, यानी अभी ये लोग इंटरनेशनल ट्रेड में शायद नहीं हो रहे हैं, अदरवाइज तो स्पेशलाइजेशन करते, एक कंट्री एक काम करती, दूसरी कंट्री दूसरा काम करती जो वो ज्यादा अच्छे से करती। रोजलैंड produces 800 shirts and 500 trousers per day. Daisyland produces 500 shirts and 250 trousers per day. In the absence of trade, which country has absolute advantage in producing shirts, trousers? Which country has comparative advantage in producing shirts, trousers? Okay. तो इस केस में एग्जाम में पता है सबसे पहली फुर्सत में क्या करना, मैट्रिक्स बना लेना, क्योंकि मैट्रिक्स से ही चीजें हमें क्लियर होंगी। ओके, तो मैट्रिक्स में आप मुझे बताइए, एक हमने यहां पर लिख दिया है रोजलैंड और यहां पर एक लिख दिया है डेजी, है ना, और दो इनके जो प्रोडक्ट्स है उसमें से एक है शर्ट्स और एक है ट्राउजर, है ना। तो ये लोग कितना, रोज वाले कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, शर्ट 800, और ट्राउजर कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं ये लोग 500, और डेजी वाले 500 बना रहे हैं ये, और 250 बना रहे हैं। अच्छे पर आवर बना रहे हैं या फिर ये पर 2000 आवर्स है, पर 4000 आवर्स है, बट 4000 में सिर्फ शर्ट बन रहे हैं, शर्ट प्लस ट्राउजर बन रहे हैं, शर्ट प्लस ट्राउजर, यानी 800 जो बन रहे हैं वो कितने समय में बन रहे हैं 2000, 500 जो बन रहे हो कितने समय में बन रहे हैं 2000। अपन चाहें तो इसको पर 2000 लिखने की जगह पर आवर भी लिख सकते हैं। पर आवर लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन सभी डेटा को डिवाइड करना पड़ेगा, किससे डिवाइड करना पड़ेगा, हाँ 2000 से, हाँ जी 2000 से डिवाइड करें, और मुझे बताइए कि शर्ट कितने बन रहे हैं फिर 0.4, ट्राउजर कितने बन रहे हैं
0.25। अच्छा, ये जो लिख रहे हैं अपन 0.24 और 0.25, ये आवर्स आ रहे हैं या फिर ये यूनिट्स आ रही है? ये यूनिट्स आ रही है, राइट। जब आप यूनिट्स को 2000 आवर्स से डिवाइड कर रहे हो तो वो क्या आ रहा है? यूनिट्स पर आवर, है ना। यहाँ पर ये हो गया रोज और ये हो गया डेजी। इधर कितना आ रहा है यार? 0.25 और कितना? 0.125। ओके, हाँ जी। अब आप इन क्वेश्चंस का आंसर दे दीजिए। इन दी एब्सेंस ऑफ ट्रेड, व्हिच कंट्री हैज एब्सोल्यूट एडवांटेज इन प्रोड्यूसिंग शर्ट? शर्ट बनाने में किसका ज्यादा फायदा है? तो 1 आवर में रोज वाले 0.4 शर्ट बनाते हैं और डेजी वाले कितना शर्ट बना पाते हैं? सिर्फ 0.25। तो किसको एडवांटेज है? रोज को, है ना। यहां पर रोज को एडवांटेज है। ट्राउजर बनाने में किसको एडवांटेज है? वो भी रोज को ही है, हाँ, क्योंकि ये 1 आवर में 0.125 भी ट्राउजर बना पाता है और ये कितने बना लेता है? 0.2। अच्छा, हो तो यहां से भी दिख रहा था 500 से 800 है, 250 से 500, तो दोनों ही प्रोडक्ट में एडवांटेज किसको है? रोज को। इज दैट क्लियर? ओके। विच कंट्री हैज कंपैरेटिव एडवांटेज इन प्रोड्यूसिंग? तो एब्सोल्यूट एडवांटेज तो दोनों में ही रोज को, लेकिन रोज ही थोड़ी ना सारा काम करेगा, राइट। तो अब आपको बताना है कि कंपैरेटिव एडवांटेज में किससे कौन कौन सा प्रोडक्ट प्रोड्यूस, आप तो बस ये बता दो कौन कौन सा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा। तो देखा जाए तो ये यहां से डबल है क्या? है ना। ये जो 0.25 है उससे ये 0.15 से 0.25 क्या है? डबल है। क्या ये डबल या लेस देन डबल है? लेस देन डबल है। डबल होता तो 0.5x होता और फिर खेल ही खत्म हो जाता। ओके, तो फिर रोज से कौन सा काम करवाएं, शर्ट या ट्राउजर? सी इंटर, रोज से कौन सा काम करवाएं, शर्ट या ट्राउजर? ट्राउजर, क्योंकि यहां पर वो डबल प्रोडक्शन करता है। लेकिन क्या यहां डबल करता है या लेस देन डबल? लेस देन डबल। तो फिर रोज से अगर एक ही काम करवाना है तो कौन सा करवाएंगे? जो वो डबल करता हो, राइट। यानी कि रोज से हम कौन सा काम करवा लेंगे? ट्राउजर। इसका इंप्लाइड मीनिंग है कि हम डेजी से कौन सा काम करवाएंगे? शर्ट, है ना। अब आप इसको वहां पर कैलकुलेट करके बताने के लिए आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैलकुलेट करनी पड़ेगी। जैसे कि 0.4 शर्ट अगर हमें बनाना है तो व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? 0.25 ट्राउजर, है ना। यहां पर अब आप शर्ट को 2 मिनट के लिए यहां पर बेस मान लो कि हम पर शर्ट कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो 0.4 अगर हमें शर्ट बनाना है, 0.4 अगर हमें शर्ट बनाना है तो 0.25 ट्राउजर का नुकसान करना पड़ेगा। तो फिर 1 शर्ट बनाने के लिए आखिर कितने ट्राउजर का नुकसान करना पड़ेगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 0.4 शर्ट के लिए 0.25 ट्राउजर का नुकसान, तो फिर 1 शर्ट के लिए कितना? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कितना होता है? 1 आ रहा है? 1 थोड़ी, 1.6, राइट। 1.6 यानी यहां पर 1 शर्ट प्रोड्यूस करने के लिए 1.6 ट्राउजर का नुकसान करना पड़े। हाँ हाँ, करेक्ट है ना, क्योंकि हम शर्ट फास्ट प्रोड्यूस करते हैं। 1 घंटे में 0.4 शर्ट बना देते हैं, जबकि 1 घंटे में हम सिर्फ 0.25 ट्राउजर ही बना पाते हैं। तो हमें 2.5 घंटे लगेंगे शर्ट बनाने में, 2.5 आवर्स लगेंगे ना। और उन 2.5 आवर्स में हम कितने ट्राउजर बना पाते हैं? 0.625। तो 0.625 आएगा ना। 1 मिनट फिर से। 0.4 यूनिट्स ऑफ जब हम शर्ट बनाते हैं तो उतने ही समय में हम 0.25 यूनिट्स ऑफ ट्राउजर बना लेते हैं। तो 1 यूनिट ऑफ शर्ट बनाने में आखिर कितना समय, समय नहीं, वो यूनिट्स चाहिए, वो यूनिट्स चाहिए। यूनिट्स यूनिट्स दिखाए ना। 0.4 यूनिट जब बनाते तो उधर 0.25 बनती, तो इधर जब 1 यूनिट बनाएंगे तो उधर की कितनी यूनिट बन जाएगी? 1 इंटू 0.25 डिवाइडेड बाय 0.4। ये बताओ कितना था? 0.625 भी आ रहा है ना। तो ये 1.6 कैसे आ गया था? ओ नहीं नहीं, तो करेक्ट ही आ रहा है ना। 0.625 ट्राउजर इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टू प्रोड्यूस 1 शर्ट। अब वही 1 शर्ट अगर यहां पर बनाना है तो आप इसको सीधा देखो कि 0.25 शर्ट बनाने में यहां पर 0.125 ट्राउजर लगते हैं। तो 1 शर्ट बनाने में कितने ट्राउजर आएंगे? 0.5। इसका 4 गुना तो 1 हो जाएगा और इसका 4 गुना तो 0.5 ही होगा। यानी यहां पर 1 शर्ट बनाने में कितना? 0.5 ट्राउजर का नुकसान करना पड़ेगा। कहां पर 1 शर्ट बनाने में समझदारी है? जहां पर नुकसान ज्यादा हो या कम हो? कम हो। 1 शर्ट बनाने में यहां नुकसान इतना है और 1 शर्ट बनाने में यहां नुकसान इतना है। बताइए 1 शर्ट कहां बनाए?
वन शर्ट कहाँ बना है? डेजी में, राइट। तो वैसे भी हमने शर्ट कहाँ पर ही बनाना लिखा हुआ है? डेजी में, राइट। पर उनको बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैलकुलेट कर। 0.625 और 0.5 आ रहा है, 0.625 और वहां कितना आ रहा था? 0.5। तो क्योंकि यहां पर 0.5 नुकसान कम है, इसलिए डेजी लैंड में हमें शर्ट बनाने चाहिए। इज दैट क्लियर? बोलो। और शर्ट वहां बनाने चाहिए, यानी कि ट्राउजर कहां बनाने चाहिए? यहाँ। अब वैसे तो वो निकल जाता है इंप्लाइड, बट इन्होंने क्या करा? पर ट्राउजर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैलकुलेट कर दी इन टर्म्स ऑफ शर्ट्स, कि वन ट्राउजर बनाने में शर्ट का आखिर कितना नुकसान, राइट। और फिर जहां पर वन ट्राउजर बनाने में शर्ट का नुकसान कम, उस कंट्री में हम क्या करेंगे? वन ट्राउजर बनाएंगे। इज दैट क्लियर? ये जो नंबर इन्होंने निकाले वो एक बार निकाल लें क्या, जब आपने इतनी पढ़ाई करी है तो? चलो ये वाले नंबर निकाल लो ताकि आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैलकुलेट करनी आ जाए। हाँ, इस बार आप शर्ट को लॉक कर रहे हैं, ट्राउजर को? ट्राउजर, यानी ट्राउजर वन के इक्विवेलेंट कितने? शर्ट। ओके, तो 0.25 ट्राउजर बनाते हो तब 0.4 शर्ट बना लेते हो, तो वन ट्राउजर बनाओगे तब कितने शर्ट बन जाते हैं? 1.6। यानी यहां पर वन ट्राउजर बनाने का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? 1.6 शर्ट। ये समझ गए ना? इसको चाहो तो ऐसे भी देख लो कि 0.5 जब ट्राउजर बनाता हूं तो 0.4 शर्ट बन जाते हैं, तो 1 तक पहुंचने के लिए मुझे 4 गुना करना पड़ेगा, तो इसको भी 4 गुना कर दो 1.6, और या फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगा दो कि 0.25 ट्राउजर बनाता हूं तब 0.4 शर्ट का नुकसान, तो वन ट्राउजर में आखिर कितने शर्ट का नुकसान? 0.4 डिवाइडेड बाय 0.25 करोगे तो ये आ जाएगा। सिमिलरली 0.125 ट्राउजर बनाते हो तब 0.25 शर्ट बन जाता है, तो वन ट्राउजर बनाने में कितने? 2 शर्ट्स का नुकसान आएगा। इज दैट क्लियर? तो यहां पर वन ट्राउजर बनाने में 2 शर्ट का नुकसान है। हाँ, तो अब आप क्या लिखोगे? ट्राउजर फिर कहां बना है? वन ट्राउजर कहां बना है? रोज में या डेजी में? रोज में। और उसका रीजन क्या लिखोगे? क्योंकि रोज में जो अपॉर्चुनिटी लॉस है वो कितना है? 1.6 है, विच इज लेस देन 2 का अपॉर्चुनिटी लॉस जो यहां है। चलिए दोस्तों, हमने यूनिट नंबर 1 इंटरनेशनल ट्रेड कंप्लीट करी। ओके